जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। आज अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सेकंड और लास्ट क्लास है। इसके अंदर हम आज चर्चा करने वाले वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। पहले छोटा सा क्विक रिवीजन में आपको बता दूंगा कल क्या पढ़ा था हमने, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए आज की क्लास के साथ। और आज की क्लास में जितने भी एग्जाम में जो फैक्ट्स आते हैं उनको कैसे देखिए, लास्ट क्लास में भी जैसे मैंने आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बताई थी, कुछ कहानियां बताई थी, जैसे आप इसे रिलेट करके लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बाकी देखिए डायरेक्ट आप सन वगैरह ग्रहों के नाम, उपग्रह, जैसे मान लीजिए उपग्रहों कितनी सैटेलाइट है, किन किन के नाम रटोगे आप, तो इसलिए थोड़ा रिलेट कर कर पढ़ना, टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। आज हम थोड़ा सा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे भारत में कैसे शुरुआत हुई, जो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, और किस प्रकार से हमें सफलता मिली, वर्तमान में क्या स्थिति है, कौन अध्यक्ष है, कहाँ इसका मुख्यालय है, इसरो का गठन कब हुआ, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल किसका, सबको पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम इंपॉर्टेंट मिशन रहे हैं अब तक अपने, उनके भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम। देखिए लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले जाना था यूनिवर्स क्या है, ठीक, उसमें हमने बात किया यूनिवर्स का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी, बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। बिग बैंग थ्योरी के बाद हमने जाना गैलेक्सी क्या है। अपनी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। उस गैलेक्सी में बहुत सारे सौरमंडल है, अपना एक सौरमंडल है जिसके अंदर, जिसमें सूर्य है, सूर्य के विभिन्न जो जितने भी ग्रह हैं, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इंग्लिश में कैसे नाम याद रखना है। और उसके बाद हमने बात की थी तारे क्या होते हैं। यहाँ जैसे सूर्य एक तारा है, तो जिसके पास खुद का प्रकाश हो, खुद की चमक हो, नाभिक के संलयन के कारण सूर्य के पास इतनी एनर्जी है। फिर हमने बात की थी अपने तारे के अलावा जो तारों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिसे हम ग्रह कह रहे हैं, तो ग्रह क्या होते हैं। तो मैंने कहा था 2006 में प्राग का सम्मेलन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ग्रह उसको कहा गया जिसका एक निश्चित कक्षा हो, यानी एक निश्चित कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों ओर, एक निश्चित बनावट भी है, आकार भी है जिसका एक। तो फिर इसी कारण से प्लूटो को, जो नौवां ग्रह था, उसको 2006 में अलग कर दिया गया था, बोनी ग्रह की कैटेगरी में रख दिया। और उसके अलावा कुछ लघु खगोलीय पिंड भी कहा गया, धूमकेतु क्या है, उपग्रह क्या होते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिर हमने देखिए बात की थी कि ये तो बात हो गई पूरी दुनिया, यूनिवर्स वगैरह की, किस प्रकार से यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, ये बात हो गई। फिर हमने शुरुआत की थी दुनिया भर में शुरुआत कहां से हुई स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे, जिसमें आपको मैं थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से बता देता हूँ, इंडिया की बात बाद में बात करेंगे। बात हमने शुरुआत की बात हमने कर ली थी। देखिए सन से याद रखना, आप डेट सब की याद रखने की जरूरत नहीं है। 1957 इंपॉर्टेंट तारीख है। जैसे थोड़ा ट्रिक याद रख लेना, 1857 की क्रांति हो गई थी। उस क्रांति से ये बात पता चल गई अंग्रेजों को इंडिया वाले कम नहीं है। तो ये जिस प्रकार से अपने लड़ाई करते करते 47 तक जैसे अंग्रेजों को बाहर भगा दिया, तो हो सकता है कि 1957 तक इनको भी डर लगने लग गया 47 वाली घटना सुनकर। तो 57 में, यानी आजादी के 10 साल बाद, याद रख लेना या तो आप, कि आजादी के 10 साल बाद रूस वाले रूस कर कहां चले गए, या यहां लिख रहा हूं, रूस कर चले गए, अंतरिक्ष में जाने का प्रयास किया, इन्होंने स्पेस में जाने की कोशिश की। क्योंकि कि उनको लगा कि 47 में खालिस्तान की क्रांति चली, 47 के अंदर आजादी मिली, 10 साल बाद इनको डर लगने लग गया है कि जैसे इंग्लैंड वालों को मारा है, हो सकता है हमारी भी नंबर आ सकता है। तो ये रूस कर चले गए स्पेस में। स्पेस में जाने के बाद हमें कह सकते हैं कब गए, तो याद रखना 57 में इनकी शुरुआत हो गई थी, 1957 में। और इनके अच्छे, यानी ये रूस कर गए थे, और ये रूस है तो इनके अच्छे पुत्र थे कुछ सपूत, इनके अच्छे पुत्र थे, सपूत थे, सपूतनिक। प्रथम जो यान था स्पुतनिक, प्रथम जो रूस ने छोड़ा था, ये प्रथम हम कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई थी अंतरिक्ष में जाने की। सबसे पहले किसने कोशिश की, अपने अपने सबसे पहला सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था, रूस वालों ने, जिसे यूएसएसआर, सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। और 57 में इन्होंने अपना प्रयास कर लिया। फिर बात हमने की रूस के बाद, रूस ने शुरू किया, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 10वें महीने में इन्होंने छोड़ दिया था, लॉन्च कर दिया। 11वें महीने में इन्होंने फिर अगला प्रयास किया कि अभी तो हमने सिर्फ सैटेलाइट छोड़ी है, हम जानवरों को, क्योंकि हमें खुद को जाना है, तो पहले खुद पे तो प्रयोग कर नहीं सकता, इसलिए कोई चूहों पर या कुत्तों पर, ऐसे जीवों पर प्रयोग किए जाते इंसान से पहले। तो पहले कुतिया थी जिसका नाम था लाइका। लाइका रूस गए। रूस वालों ने क्या किया कि स्पुतनिक सेकंड लाया, स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक सेकंड। इसमें लाइका नाम की कुतिया को सबसे पहले बाहर भेज दिया। कब, ये 57 की बात है, बस 11वां महीना चल रहा है यहाँ पर, ये 11वां महीना है। 10वें महीने में खुद एक सैटेलाइट छोड़ा, 11वें महीने में इनको छोड़ दिया। जैसे 57 कंप्लीट हुआ, रूस वालों ने अपने सक्षम मतलब रहे, सफल रहे। 58 में, 1958 में अमेरिका वालों को भी लगा कि रूस वाले हमसे आगे निकल जाएंगे, ऐसे तो स्पेस टेक्नोलॉजी वाले में, वो टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ रही है, तो क्यों ना स्पेस में भी हाथ आजमाया जाए। तो इन्होंने एक सबसे बड़ा संगठन है जो फेमस है वर्तमान में, NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इन्होंने खुद का संगठन बनाया 1958 में। अब आप सोचोगे कि रूस वाले काम कर रहे हैं, अमेरिका वाले काम कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है। आजादी के बाद इंडिया ने क्या किया, तो देखिए इंडिया ने कई काम किए इस दौरान। इंडिया को पता है कि आज ही थोड़े दिन पहले तो आजादी मिली है, सीधा स्पेस वगैरह में तो जाएंगे नहीं, सबसे पहले तो अपने खुद के पहले डिफेंस तैयार करो।
डिफेंस से याद रखना एक नाम डीआरडीओ, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है, जहां पर हथियार वगैरह ये सारी चीजें यहीं पर बनती है मुख्य रूप से। तो यानी इसका गठन भी 1958 में हुआ, जहां अमेरिका ने अपने नासा बनाया था, अमेरिका वालों ने, और इंडिया वालों ने अपना डीआरडीओ तैयार कर लिया। पहले डिफेंस तैयार करो, और इससे पहले अब आप सोचोगे कि 58 है तो जैसे ये पहले कर रहे थे, पहले क्या कर रहा था इंडिया? 1954 में जैसे डिफेंस से भी पहले इन्होंने ट्राई किया था, 54 में अपना इंडिया वालों ने क्या कर लिया, परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, अपना विभाग का अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ये थोड़ा ट्रिक से बता रहा हूँ, शायद फुल फॉर्म इंग्लिश में कुछ और हो सकती है। तो एटॉमिक एनर्जी अपना ऑर्गेनाइजेशन यानी परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 54 में हो गया था, और जिसके जनक वगैरह आपको जानते हैं, परमाणु ऊर्जा के जो जनक है डॉक्टर भामा, जो जहांगीर भामा नाम से, भाभा सॉरी जहांगीर भाभा नाम से जानते हो आप। अब मैं कुछ नाम बताऊंगा, उसको ट्रिक से में लेना, सिर्फ भाभा को मामा याद रख लेना। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि सारी इंडिया का उस समय क्या चल रहा था, पहले चलो पूरा अंतरिक्ष पे बात कर लेते हैं। 58 में ये काम हो चुका था, 57 में इनको डर सताने लग गया, 57 से डर सताने लग गया, और ये रूस कर चले गए स्पेस में, और इसके पुत्र अच्छे थे, सपूत निकले और इनको स्पेस में भेज दिया। फिर इनको पता चला कि चलो हम अगर सैटेलाइट भेज सकते हैं तो एक जानवर को भेज के देखो। तो पहली एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका, जिसे स्पुतनिक सेकंड नाम के एक सैटेलाइट के माध्यम से छोड़ा यानी भेज दिया। फिर इसी समय नासा वालों ने क्या किया, 57 की बात कंप्लीट हो गई, 58 के अंदर नासा ने अपना संगठन बना लिया, और इसी दौरान अपने संगठन कौन सा था, डीआरडीओ, जहां हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। और 54 वगैरह में चलो बाद में बात करेंगे, क्योंकि काम आएगा गई अपना भी, ठीक है ना, भाभा जहांगीर भाभा वाला ये भी काम आएगा अपना, भाभा सेंटर या फिर एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन हम कह सकते हैं, रिसर्च सेंटर बनाएगा। अब क्या हुआ, 58 में काम हो गया। वापस थोड़ा सा चलते इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया की बाद में बात करेंगे। 58 में काम हो गया, तो अब सोचा कि क्यों ना, अब रूस वालों ने फिर सोचा कि हमने ये ट्राई कर लिया कि हमने स्पेस में पहले सैटेलाइट भेजा, जानवर को भेज दिया, सफल रहा, क्यों ना इंसान को ट्राई किया जाए। तो एक सेठ आया, एक सेठ ऐसे लेकर आया कि मेरे को भेज दो वहां। एक सेठ से याद रखना, एक सेठ, एक सेठ, एक सेठ, 60 61, एक सेठ से याद रखना। 1961 में एक सेठ आया, उसने कहा मेरे को भेजो बाहर, मेरे गाने चलने चाहिए, यानी मेरी बात चलनी चाहिए, मेरी टॉक चलनी चाहिए, टॉक, ठीक है ना। तो ये टॉक से याद रखना, वो स्टॉक, वो स्टॉक, इस टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना। हम कहते हैं ना, जैसे कोई अगर व्यक्ति ने कोई काम पहले कर दिया तो उसकी चर्चे दुनिया में, आप जब भी किताब पढ़ोगे ये टॉपिक आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो स्टॉक प्रथम एक यान था जिसके माध्यम से एक व्यक्ति था, एक सेठ आया, उसने कहा मेरे गाने चलने चाहिए, यूरी गागरिन। तो गाने से याद रखना गाग, इस गाने से गाना, इस गाने से याद रखना टॉक, यानी मेरी बात चलनी चाहिए, मेरे ही चर्चे गाए जाने चाहिए लंबे समय तक, क्योंकि मैं सबसे पहला वो व्यक्ति हूं जो स्पेस में गया है। तो 1961 में एक प्रथम व्यक्ति, जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जिसे कह सकते हैं, वो स्टॉक 1 यान के माध्यम से जिसको छोड़ा गया था, यूरी गागरिन, छोड़ा मतलब वापस भी आ गया था। तो यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। कब गए थे? 61। अब आपको पता है कोई पुरुष जाएगा तो महिला कहेगी मेरे को भी लेके चलो, मैं भी रूस जाऊंगी, नहीं सब रूस रहे तो फिर 1963 की बात है, ठीक है, 1963 में 2 साल बाद प्रथम एक महिला, इसको छोड़ा गया था वो स्टॉक प्रथम से, और इसको वो स्टॉक सेकंड आया। फिर वो स्टॉक 2, वो स्टॉक 2 में एक फीमेल गई थी जिसका नाम था वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये कल जो पढ़ाया था उसी का एक क्विक रिवीजन बता रहा हूं बस, आगे का पार्ट तो बाद में शुरू होगा, अपना इंडिया वालों क्या कर रहे थे, तो कल हमने बात की थी वही बता रहा हूं, ठीक है। 57 में रूस गए थे, अमेरिका ये चले गए, फिर लाइक कर लिया, स्पुतनिक सेकंड वाले कुतिया को भेज दिया। 57 में काम कंप्लीट हुआ, 58 में नासा वाले जा गए, इंडिया वालों ने डीआरडीओ बना लिया। फिर 61 के अंदर एक सेठ आया, उसने कहा मेरे, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कहानी है सिर्फ ये, इसको वैसे मत लेना कि कोई सही में सेठ आया होगा, ये मतलब अंतरिक्ष यात्री रहे हैं, यूरी गागरिन जो प्रथम अंतरिक्ष में गए थे, वो स्टॉक 1 माध्यम से। टॉक से याद रखना इनके चर्चे चल रहे हैं। फिर दूसरी टॉक किसकी चल रही है, याद रखना 2 नंबर पे फीमेल गई थी, उसके चर्चे चल रहे हैं आज तक, वेलेंटिना। तो ट्रिक कैसे इस प्रकार थी कि एक गागरिन यानी गाना अच्छा गाया, सबने लाइक किया और वैलेंटाइन डे बना लिया। तो थोड़ा ट्रिक बना लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी तेरे से कहा, तेरे से कह रहा हूं मैं, तेरे से कह रहा हूं, ये वैलेंटाइन डे के चक्कर में मत पड़े, कुछ अंतरिक्ष वगैरह पढ़ ले ताकि एग्जाम में काम आ जाए। तो इस थोड़ा ट्रिक से याद रख लेना। ये बात हो गई 63 तक की कंप्लीट, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब चलो बात करते हैं कि अपने इंडिया वाले सबसे पहले कब गए। तो देखो सारी चीजें हो रही थी उसी दौरान। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, इनके ऊपर चर्चा करने से पहले देखिए एक चीज और थी, शायद बच गई वो, हाँ, एक नील आर्मस्ट्रांग हो रह गया 69, 63 की बात हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 63 है तो इसको पीछे लेकर चलो 69 9, ये पर्सन आया हुआ पर्सन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल ही पेपर है
शायद, हाँ, रीट 2022 पात्रता का एग्जाम था। इस पात्रता के एग्जाम में ये पूछ लिया नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा, तो ये डेट यसन पूछ ली गई तो याद रखना 69, ठीक है ना। तो ये 69 जो डेट है ये याद रखना, सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे 69 के अंदर नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। और ये शायद 20 जुलाई को कदम रखा था, गए तो 17 जुलाई को थे, इनका यान गया था अपोलो, 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 ये पोल खोलने गए थे किसकी, अपोलो 11, अपोलो। एक एक की पोल खोल दूंगा मैं चंद्रमा पर जाकर कि चंद्रमा पे सही में पानी है नहीं है, जीवन है या नहीं है, तो पहले मैं जाके चेक करके आता हूँ। ये जितने भी न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं कि चंद्रमा पर जाएंगे वहां रहेंगे, तो मैं जाकर पोल खोलूंगा सबसे पहले। और ठीक है, तो ये 69 में जाकर पोल खोल कर आए हैं किसकी, चंद्रमा की, या चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, नील आर्मस्ट्रांग। पहले व्यक्ति को तो सब याद रखते हैं, सेकंड आता है उसको कोई याद नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। एल्ड्रिन थे एक व्यक्ति और नाम है जिसका नाम है एल्ड्रिन। इन्होंने, हालांकि जाने वाले 3 व्यक्ति थे, ये जाने वाले 3 थे इस अपोलो 11 यान में, 3 व्यक्ति थे जिसमें सेकंड नाम आपको मोस्टली याद रखना है। ज्यादा फेमस तो नील आर्मस्ट्रांग, ये प्रथम को याद रखते, एग्जाम में चांस तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी आरबीसी में दे रखा है, तो एल्ड्रिन नाम और याद रखना। ये साथ में गए थे, इन्होंने भी चंद्रमा पे उस समय कदम रखा था। तो ये कुछ बातें हो गई अपने। अब बात करते हैं इंडिया की। देखिए, अब सारी चीजें हो चुकी है, कहां तक बात चली गई, 69 तक बात चली गई। अब देखो, इंडिया वालों को भी एक दिमाग में आया, मतलब किसी ने एक आइडिया, कोई मतलब बाहर गया होगा रूस में, अमेरिका में, उसने देखा होगा कि यार यहाँ पर तो लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, इंडिया वाले डिफेंस में तैयार कर रहे हैं, तो क्यों ना अंतरिक्ष में, स्पेस में भी अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए। टेक्नोलॉजी बढ़ी रही थी, मतलब 60 या 50 से भी शुरू हो गया था काम, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे पहला कौन गया था अंतरिक्ष में जाने की बात चल रही है। तो याद रखना, कोई बाहर गया, आइडिया चुरा कर ले आके आया दूसरे देशों का, ये 84 आइडिया चुरा के लेकर आया बाहर से कोई व्यक्ति, और उसने कहा कि इंडिया वालों को भी बाहर छोड़ना, मतलब अंतरिक्ष में किसी ना किसी को जाना चाहिए। तो फिर राकेश जी आए, राकेश शर्मा, ये प्रथम वो व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में अपने, मतलब भारत में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आता है, तो नाम याद रखना राकेश शर्मा। 84 के अंदर सबसे पहले भारत अपने कहां गए थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री कौन थे, राकेश शर्मा। फेमस है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे, राकेश शर्मा। और प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन, प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, और प्रथम जानवर था कुतिया लाइका। और कौन से यान में गए ये भी इंपॉर्टेंट है, कब गए ये भी इंपॉर्टेंट है। हर बात है जो ट्रिक्स है सीक्वेंस में याद रखना, कहानी से बनना जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बात आती है अपने 1997। जैसे उनमें तो क्या हुआ था, 61 में गागरिन गया था, 63 में वेलेंटिना चली गई थी। उसके अलावा लेकिन अपने इंडिया में क्या हुआ, पहले 84, फिर सताने लग गया। क्या सताने लग गया, डर सताने लग गया। क्यों सताने लग गया कि इसी समय एक ऐसा यान भेजा गया था जिसमें अपने एक काफी फेमस नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री फीमेल है जो अपने मतलब भारत के हैं। तो कल्पना चावला भारतीय वो हैं जो प्रथम क्या है, शायद अमेरिका के यान के थ्रू, हाँ, उनको गया था, उनका नाम था कोलंबिया। कोलंबिया, सारी बातें देखो मुझे भी याद नहीं रहती, लेकिन बस मेन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो वाला पार्ट याद रखना ज्यादा जरूरी होता है। तो कल्पना चावला प्रथम प्रश्न आ सकता है, यह प्रश्न आता है प्रथम महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी भारतीय, तो कल्पना चावला है, जिनका नाम था, अंतरिक्ष का नाम था कोलंबिया। और राकेश शर्मा जो गए थे उनके शायद T11, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, सोयूज T11, ये थोड़ा सा शायद रूस वगैरह के हो सकते हैं, थोड़ा कन्फर्म नहीं पता इसका। तो इसका बहुत कम प्रश्न आते हैं, देखो फिर भी मैंने लिख दिया है कि कौन से यान के माध्यम से गए थे राकेश शर्मा, सोयूज, ठीक है, सोयूज यानी सो यूजफुल, ये यानी जो बाहर से जो सूचना चुरा के लाए थे वो सो यूजफुल, बहुत यूजफुल साबित हुई, जिसके माध्यम से अपने मतलब भारत वाले भी अंतरिक्ष में जा पाए। तो थोड़ा ट्रिक बना लेना। 97 में, अब देखो सताने से क्यों याद रखने इस चीज को, 97, 97, डर सताने लग गया। क्यों सताने लग गया कि कल्पना चावला इस कोलंबिया के माध्यम से चले तो गई, जैसे चंद्रयान 2 को कॉल यानी हम कह सकते हैं ना, फोन नहीं मिला पाया, उनसे कनेक्शन टूट गया, ठीक उसी प्रकार कल्पना चावला वापस लौटते समय शायद 2003 की बात है, जहां तक शायद मुझे कंफर्म याद नहीं, 2003 की शायद बात है, उस समय कल्पना चावला आते समय वापस अंतरिक्ष से लौटते समय इनका निधन हो गया था कल्पना चावला का। तो याद रखना, इसीलिए लोगों को डर सताने लगा कि अंतरिक्ष में जाए या ना जाए। तो ट्रिक है सिर्फ याद रखने के लिए कि 1997 में प्रथम महिला गई थी अंतरिक्ष के अंदर, जिसका नाम क्या था, कल्पना चावला, और प्रथम पुरुष का नाम क्या था, राकेश शर्मा, जो गए थे अंतरिक्ष में अंदर। तो ये बातें हमने सारी की सारी कल की क्लास में कर ली। यहां से आज का अपना पार्ट शुरू होता है, जो अपना पार्ट है कि इंडिया में इसकी शुरुआत, व्यक्तियों की तो हमने बात कर ली, कौन सा यान छोड़ा गया, कब क्या हुआ। अब यहां से मतलब शुरुआत में संगठन या कमेटी कैसे बनी, इंडिया को कैसे आइडिया आया कि हमें भी इसमें काम करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको अभी मैंने बताया लास्ट में कि 57 में रूस वाले
चले गए थे कहाँ, मतलब रूस वालों ने अपना सैटेलाइट छोड़ दिया था। फिर 57 से इनका काम शुरू हो गया। इंडिया वालों ने अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं कि चाचा जी गए रूस, और रूस में जाकर उन्होंने देखा कि स्पेस वाले मतलब स्पेस में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, मतलब कभी व्यक्ति को भेज रहे हैं, कभी कुतिया को भेज रहे हैं, तो क्यों ना हम भी शायद उस समय, हाँ व्यक्ति तो नहीं छोड़ा था लेकिन मान लो कुतिया को भेज दिया 57 में इन्होंने सैटेलाइट भेज दिया। तो चाचा चाचा नेहरू, आपने नाम सुना जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो चाचा नेहरू यानी चाचा जी गए थे सबसे पहले रूस वालों से ये देखने के लिए कि वहां इतना ज्यादा मतलब इतना पूरे विश्व भर में का नाम कैसे हो रहा है। तो वो वहां से एक आइडिया लेकर आए कि क्यों ना इंडिया वालों को भी इस चीज में थोड़ी तरक्की करनी चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा कदम बढ़ाना चाहिए। तो नेहरू जी जैसे ही रूस से वापस आए भारत में आकर, और भारत के फेमस वैज्ञानिक मैं आपको बता देता हूं जो आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर अंबालाल विक्रम साराभाई। तो चाचा जी ने भाई यानी भाईजी से आकर कहा कि रूस वाले इतनी तरक्की कर रहे हैं तो हमारे पास इतने टैलेंटेड मतलब अगर इंजीनियर वगैरह हैं, इतने ज्यादा वैज्ञानिक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये काम। तो फिर साराभाई जी ने कहा कि मुझे आप दीजिए एक बार मौका, तो दीजिए मैं करके दिखाता हूं फिर आपको भारत का नाम रोशन। तो इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में यानी सफर की शुरुआत इन्होंने की थी। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई जो है, डॉक्टर अंबालाल विक्रम साराभाई जो है, इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। इसीलिए प्रश्न आ सकता है कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत किसने की या कौन इसका जनक है। तो याद रखना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहा जाता है भारत में, डॉक्टर अंबालाल विक्रम साराभाई। ये वो व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति जिसने यानी चाचा नेहरू की बात या हम कह सकते हैं कि इनका भी आइडिया था, या इन्होंने थोड़ा सा आइडिया उनसे रूस वगैरह से लेकर थोड़ा सोचा होगा इस चीज के ऊपर कि क्यों ना भारत को भी इस चीज में कदम बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले कदम किस व्यक्ति ने बढ़ाया, तो वो व्यक्ति था डॉक्टर अंबालाल विक्रम साराभाई, जिसे कहा जाता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भारत में जनक कहा जाता है। एग्जाम में शायद सीईटी के अंदर पेपर में आ चुका है, शायद एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है। अब ये बात हो गई, ये बात कब की चल रही है, रूस वालों ने 57 में छोड़ा, 1-2 साल बाद में चाचा जी गए होंगे। ये जाने के बाद मान लो 1-2 साल बाद में वो जब 61 जैसे ही एक सेठ को वहां पर छोड़ा था, वो एक सेठ आया था, मैंने बताया था ना, एक सेठ वो अंतरिक्ष में चला गया। तो उसी समय चाचा जी के दिमाग में हुआ कि अपने को तो कुछ करना पड़ेगा, कि लोग कभी इंसान जा रहा है, कभी कुतिया जा रही है, कभी सैटेलाइट जा रही है, हमारे वाले कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं रहे स्पेस के अंदर। तो स्पेस में उन्होंने क्या किया कि अंबालाल साराभाई यानी चाचा जी ने भाई जी को आकर कहा, ठीक है, यानी अपने चाचा जी अपने छोटे भाई को या फिर बड़े भाई को आकर बता रहे हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो फिर भाई जी ने बात मानी और फिर उनको जनक बना दिया, यानी शुरुआत जिसने कर दी, जैसे मान लीजिए विज्ञान का जनक अरस्तु है, इसी प्रकार जो जनक बना दिया, इनको शुरुआत कर दी और काफी काम इंपॉर्टेंट किया। ये प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं, जो आपको डिटेल से बताऊंगा। आप देखो, जैसे ही वहां पर व्यक्ति गया तो अपने वालों ने भी शुरुआत की 61 के अंदर। क्या शुरुआत की, इन्होंने कहा हमें अंतरिक्ष के अंदर अपने खुद का क्या करनी चाहिए, रिसर्च शुरू करनी चाहिए। तो 61 से रिसर्च शुरू हो गई, सिर्फ स्पेस में रिसर्च शुरू हो गई थी 61 से। हालांकि उस समय तक कोई खास बड़ा काम नहीं हो पाया। बड़ा काम हम कह सकते हैं शुरुआत मानी जाती है अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, वो है 62 से। 62 से क्यों मानी जाती है, इस समय 2 बड़े काम हुए। पहले बात तो 2 या 3 कह सकता हूं। पहली बात तो अपना क्या किया गया कि एक संगठन या एक समिति बनाई गई, संगठन से भी पहले, जिसका नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार अब ये क्या है, देखिए, इंडियन नेशनल कमेटी, ठीक है, कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। तो यानी स्पेस और रिसर्च के लिए इंडिया की क्या बनाई गई, एक स्पेस रिसर्च की क्या बनाई गई, इंडियन की एक राष्ट्रीय क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई। ये सिर्फ कमेटी बनी है, अभी समिति बनी है, याद रखना, कोई आयोग नहीं बनाया गया, आयोग वगैरह नहीं बनाया गया। याद रखना, शुरुआत में सिर्फ एक इनकोस्पार नाम का एक क्या बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी स्पेस रिसर्च के लिए, स्पेस एंड रिसर्च के लिए क्या बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई, जिसका नाम था इनकोस्पार। या ट्रिक याद रख लेना कि जैसे ये सब पार कर करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो हमें भी इनको पार, हमें भी इस चीज को पार करना है, पृथ्वी को पार करके अंतरिक्ष में हमें भी जाना चाहिए। तो इन्होंने भी पार करने की कोशिश की, 62 के अंदर ये बन गया, ठीक है। अब ये बना, इसी के साथ सबसे बड़ा काम दूसरा जो हुआ वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कारण ये शुरुआत नहीं मानी जाती 1962 से अपनी प्रौद्योगिकी। अब दूसरा काम हुआ TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल, अपने अपने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया TERLS थुम्बा, जो त्रिवंतमपुरम केरल के अंदर है, जहां से सैटेलाइट्स वगैरह अपने कह सकते हैं यान वगैरह सैटेलाइट छोड़ी जा रही थी। सबसे पहली रॉकेट यहीं से छोड़ी गई, और वो कौन सी थी उसका भी नाम बताऊंगा, पहले याद रखना। 62 के अंदर भारत में एक प्रथम एक स्पेस या कह सकते हैं अपने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया था। ये कहां बनाया गया था, ये त्रिवंतमपुरम केरल के अंदर, जिसका वर्तमान में नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर नाम से
ठीक है ना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से वर्तमान में से जाना जाता है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। वर्तमान में यहाँ रॉकेट वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पे TRLS एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया था, जहां से रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट छोड़े जाते हैं, वो प्रथम बनाया गया था 62 के अंदर। कहां बनाया गया था? इसका पूरा नाम भी याद रखना, इसका पूरा नाम लिख ही देता हूं, बाकी मैं नोट्स में आपको हर चीज वैसे दिखा दूंगा, क्विक रिवीजन वहां से कर दूंगा। तुम्बा इक्वेटोरियल का अर्थ होता है भूमध्य। भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यानी जो रॉकेट को लॉन्च करने वाला एक स्टेशन बना दिया। कहां पर बनाया गया था? केरल त्रिवंतमपुरम। ये नाम याद रखना, केरल त्रिवंतमपुरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कब बनाया गया? 62 में बना दिया। तो 63 में क्या हुआ? 63 के अंदर यहां से नाइके या NIKE नाइकी के जूते वगैरह देखे होंगे आपने। और एक बाइक आती है अपाची बाइक सुना होगा। नाइके और अपाचे, ये प्रथम एक रॉकेट है, और रॉकेट भी कैसा है? साउंडिंग रॉकेट। लॉन्च किया गया था या छोड़ा गया था। ठीक है, अब ये क्या चीज है? साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं? देखिए सिंपल मैं कहूं, रॉकेट या हम कह सकते हैं सैटेलाइट्स के 4 टाइप की कैटेगरी में बांट सकते हैं उनको। कुछ सैटेलाइट्स सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए हमने शुरुआत की थी कि चेक कर आते हैं कि ठीक है कि हम छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, या प्रायोगिक प्रकार के हम सैटेलाइट कह सकते हैं या रॉकेट कह सकते हैं। प्रायोगिक प्रकार के यानी प्रयोग कर देख रहे हैं, एक बार शुरुआत करके देख रहे हैं, तो शुरुआत में कम हाइट पर छोड़े जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा था ये पृथ्वी है, पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर कार्बन रेखा के बाद अंतरिक्ष शुरू हो रहा है। इसको लगभग छोड़ा जाता है 400 किलोमीटर के लगभग, एक अपने सबसे निकटतम हम कह सकते हैं निकट, ठीक है ना, अर्थ ऑर्बिट वगैरह में, यानी निकटतम कक्षा के अंदर इसको छोड़ा कर देखा लिया, एक बार ट्राई कर लिया रॉकेट को। कौन से? साउंडिंग टाइप के रॉकेट को। 4 टाइप के होते हैं। साउंडिंग रॉकेट होती है, इसके अलावा लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताई थी कुछ कम्युनिकेशनल टाइप की, जो अपने संचार उपग्रह जिसे कहते हैं, नेविगेशनल टाइप की जो अपने लोकेशन वगैरह जिसे देखते हैं, और चौथा होता है सेंसरी अपनी रॉकेट सेंसिंग टाइप की, यानी जिसे हम सुदूर संवेदी टाइप की कहते हैं। ये 4 टाइप के मुख्य रूप से अपने उपग्रह सैटेलाइट्स हम कह सकते हैं इनको। तो साउंडिंग रॉकेट टाइप का एक रॉकेट लॉन्च करके देखा था सबसे पहले, जिसका नाम क्या था? नाइके और अपाचे। लॉन्च यहां पे किया गया था अपने, हालांकि बना शायद रूस के माध्यम से इनको बनाया गया था। और नाइके अपाचे को सबसे पहले यानी कब छोड़ा गया था? 63 के अंदर। समझ में आ रही है बात? चाचा जी रूस गए, और रूस जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो कभी कुतिया जा रही है, कभी अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं, यान वगैरह छोड़े जा रहे हैं, कभी व्यक्ति तक चला गया 61 में। तो जैसे ही व्यक्ति गया तो इनके दिमाग में हमें भी रिसर्च करनी चाहिए, तो 61 में रिसर्च शुरू हुई। 62 में शुरुआत मानी जाती है। रियल में क्यों मानी जाती है? क्योंकि 62 में एक इंस्को पार और इनका अध्यक्ष वगैरह, या हम कह सकते हैं चेयरमैन कमेटी बनी, तो चेयरमैन बनाया गया था इनको। चेयरमैन भी किसको बनाया गया? डॉक्टर अंबालाल विक्रम साराभाई। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, इसी की यानी जो ये जो चल रही थी चीजें, यहाँ पर जो नाइके अपाचे आए, प्रथम केरल में तिरुवनंतपुरम में काम हो रहा था, इसी में एक इंजीनियरिंग टीम के अंदर APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे इसी के अंदर। तो ये शुरुआत है वहां से हुई, उन इंजीनियरिंग टीम के माध्यम से, अंबालाल विक्रम साराभाई के माध्यम से। फिर इसमें बहुत बड़ा एक योगदान हम कह सकते हैं कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज की शुरुआत करने के अंदर। तो सबसे बड़ा जो नाम याद रखना, आपको फिलहाल ये याद रखना है कि जनक कौन है, और शुरुआत कब से हुई? 62 से हुई। और सबसे पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहां बनाया गया था? तो सबसे बनाया गया था तिरुवनंतपुरम केरल में बनाया गया था, जिसका वर्तमान में नाम पूछा जाए तो आपको बता देता हूं, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, जिसके नाम से, जिसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जिसे जानते हैं, VSS, तिरुवनंतपुरम केरल में ही है। फिलहाल वर्तमान में यहां पर रॉकेट बनाए जा रहे हैं। पहले रॉकेट लॉन्च किया गया था थुम्बा केरल, अपने थुम्बा इक्वेटोरियल रिसर्च अपने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम रखा गया था TRLS की फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म भी याद रखना, जो आपको बीच बीच में बताऊंगा। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड, या स्पेस रिसर्च कह सकते हैं हम। तो स्पेस रिसर्च करने के लिए इंडियन की एक नेशनल कमेटी तैयार की गई थी सबसे पहले, जिसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? हम विक्रम अंबालाल साराभाई थी। 62 से इनका कार्यकाल 9 साल तक चला था, ठीक है, शायद 71 तक इनका कार्यकाल था। 71 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद इस TRLS का नाम बदल कर क्या रखा गया था? VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बाद में नाम रखा गया। तो चलिए थोड़ा सा और नोट्स के माध्यम से और बता देता हूं। यहां से देखना, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई की हम कह सकते हैं, उसके कारण पॉसिबल हो पाए, उनके कारण ही। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एग्जाम में कैसे आया हुआ है वो लाइन डायरेक्ट लिख रखी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं एक प्रकार से कर दी थी कि भारत में भविष्य के वैज्ञानिक विकास को अहम भाग माना, यानी जो वैज्ञानिकों का एक अहम रोल रहेगा इंडिया की डेवलपमेंट में, तो क्यों ना हमें भी थोड़ा बहुत इस पे काम करना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में अनुसंधान शुरू किया 61 में, जहां एक सेट उनका तो वो यूरी गागरिन जा चुका था, कहां पर?
अंतरिक्ष में जा चुका था, वहीं पर हमने कहा कि हमें भी अंतरिक्ष में अनुसंधान शुरू करनी चाहिए। तो शुरुआत, एक बात और याद रखना, जब ये इंस्कोपार वगैरह ये जो चीज बन रही थी सारी, इनकोस्पार, उस समय ये सारी चीजें अलग से कोई आयोग विभाग नहीं था, जैसे इसरो नहीं था उस समय, ना कोई अलग से स्पेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन था। उस समय सिर्फ एक कमेटी बनाई गई थी, और वो कमेटी किसके अधीन काम कर रही थी? वो कमेटी खुद भी परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम कर रही थी। यानी एक बहुत बड़ा विभाग था, क्योंकि इंडिया उस समय जैसे आजाद हुआ था, तो शुरुआत में इंडिया को लगा कि हमें पहले डिफेंस पे काम करना चाहिए, फिर परमाणु ऊर्जा पे उन्होंने काम किया। 54 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। तो याद रखना है, 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। फिर 58 के अंदर डीआरडीओ का यानी हथियार वगैरह बनाने शुरू किए। फिर उसके बाद थोड़ा चला कि चलो, फिर 2-4 साल बाद में 61 के अंदर या 62 में शुरुआत की किस चीज की, 62 के अंदर इनकोस्पार नाम का एक क्या बना दी, समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी का अध्यक्ष, चेयरमैन या अध्यक्ष किसे क्या बनाया गया? डॉक्टर अंबालाल विक्रम साराभाई को बनाया गया था। और भारतीय, इसका पूरा नाम याद रखना, हिंदी में नहीं इंग्लिश के याद रखना, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नाम की क्या बनाई गई थी? अपनी एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी। और उनके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, प्रथम अध्यक्ष, इसरो की भी कह सकते हैं प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि इसरो बनने के बाद तक ये थे उस समय तक। तो प्रथम अध्यक्ष इनकोपार की कह सकते हो, इसरो के कह सकते हो। फिलहाल इसको इसरो नाम नहीं था उस समय तक, इसरो नाम बहुत बाद में दिया गया, जो बताऊंगा क्यों दिया गया। अब आगे देखो, डॉक्टर साराभाई सभापति रह गए थे उस समय। तो 62 से लेकर इनका कार्यकाल 71 तक रहा है, 9 साल का कार्यकाल रहा है। ठीक है, इनके बाद आए थे डॉक्टर अपने प्रोफेसर मेमन, उनका भी 9 साल का कार्यकाल रहा। फिर अपने अपने आगे सतीश धवन, फिर UR राव, तो कई अध्यक्ष यानी 11 अध्यक्ष अब तक रह चुके हैं। वर्तमान में जो है सोमनाथ से, ठीक है ना, सोमनाथ जी है। तो ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं। लास्ट समय चंद्रयान 2 के समय भी कौन थे? आपने एक वीडियो देखी होगी, वायरल हुई थी काफी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो गले मतलब लगकर रो रहे थे उस समय, जब चंद्रयान 2 विफल रहा था उस समय। तो वो सारी चीजें भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, क्योंकि करंट के मुद्दे भी रहे हैं, तो यहाँ पर करंट के भी प्रश्न आते हैं। अब देखिए 62, एक बात और, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर सबसे फेमस नाम, यानी परमाणु ऊर्जा का नाम आते हैं, आपके याद रखना चाहिए। चाचा जी का नाम आ चुका है, भाई जी का नाम हो चुका है, तो मामा जी क्यों पीछे रहे? तो भामा से या भाभा से याद रखना, मामा, थोड़ी ट्रिक बनाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। तो याद रखना, होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा विभाग, यानी हम कह सकते हैं भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा विभाग के जनक कौन है? परमाणु कार्यक्रम के जनक है ये। जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है साराभाई, उसी प्रकार परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक है भारतीय अपने कौन है? होमी जहांगीर भाभा। तो ये याद रखना, भाभा को थोड़ा सा मामा से याद रख सकते हो ट्रिक के लिए। जैसे चाचा आ चुके हैं, भाईजी और मामा जी, ये सब मिलकर ही, मतलब पूरे परिवार वाले, अपने भारत के परिवार वाले ही काम कर रहे थे इस चीज में। इसी में अब याद रखना, ये बात हमने कर ली है। अब उसी समय 62 से शुरुआत क्यों मानी जा रही थी? तो मैंने कहा था उस समय एक रॉकेट लॉन्चिंग स्पेस स्टेशन बनाया गया था, लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया था, जिसका नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। 62 में बना था। और 63 के अंदर यहां पर प्रथम 21 नवंबर को एक प्रथम रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था, जिसका नाम था नाइके अपाचे। तो पहला रॉकेट था जिसका नाम था नाइके अपाचे रॉकेट था ये। और कैसा रॉकेट था? साउंडिंग रॉकेट, या साउंडिंग रॉकेट को प्री-ज्ञापी रॉकेट कहते हैं। प्री का मतलब पहले, ज्ञापी यानी ज्ञान लेना, पहले एक बार छोड़कर ज्ञान ले लेते हैं, यानी प्रायोगिक प्रकार के उपग्रह भी कह देते हैं, सैटेलाइट रॉकेट कह सकते हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई शुरुआत की। शुरुआत जैसे हुई तो सबसे फेमस एक संगठन जो आज काफी फेमस है पूरे विश्व भर में, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना, इसरो का गठन कब हुआ, की शुरुआत या गठन कब हुआ? तो हम कहेंगे 69। ये 69 वही 69 है जिस पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो जहां चंद्रमा पे कदम रख रहा है और अपने यहां इसरो का गठन हो रहा है। ठीक है ना? तो याद रखना, वो जुलाई की बात थी, तो यह है अगस्त की बात। 15 अगस्त, देश आजाद होने के आप कह सकते हो, लगभग देख लेना कितने साल हो गए, 22 साल हो गए क्या? 15 अगस्त यानी देश मतलब आजादी के दिन ही हमने क्या कर दिया, अपना खुद का एक संगठन भी या खुद का ऑर्गेनाइजेशन, अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो एक कमेटी बनाई थी, अब ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है, और परमाणु ऊर्जा विभाग में भी ये चीजें पीएमओ के अंडर आती थी पहले, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के डायरेक्टली यहां, क्योंकि वित्त स्वीकृति। आपको एक इंटरेस्टिंग बात, आपको जैसे मैंने एक इमेज दिखाई थी, ये इमेज, अब इसको देखकर आपको लगेगा कि ये सिर्फ बनावटी है, या हो सकता है ऐसे ही बना दी, किसी और की इमेज लगा दिया। ऐसा नहीं है, शुरुआत में सही, जैसे आप ये एटलस साइकिल के ऊपर है, देख रहे हो, जैसे पेलोड लेकर जा रहे हैं, यानी एक सैटेलाइट या हम कह सकते हैं रॉकेट लेकर जा रहे हैं, तो इतनी खराब स्थिति थी क्या शुरुआत में हमारी? बिल्कुल। शुरुआत जब हुई थी ना, तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है, एक चर्च को किराए पर लेकर वहां पर रिसर्च कर रहे थे इस पर, तो स्पेस पर, तो यानी किराए की जगह के ऊपर, तो थोड़ा एक मतलब एक होल सा था, उसी के अंदर सारे वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनको आज काफी जाना माना नाम जिनका है, वो सब के सब एक किराए की जगह पर बैठकर अपना इस बहुत ही, क्योंकि उस समय
ये जितना सारा फंड था, इंडिया कोशिश कर रहा था कि डिफेंस के अंदर, हथियारों में, इन चीजों में लगाया जाए, ताकि मतलब कोई वापस अटैक ना कर दे। और उस समय इतना ज्यादा फंड स्पेस वाली चीज को नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि ये चीजें आने वाले समय में हम स्पेस में टेक्नोलॉजी अपने बढ़ाना चाहते थे। तो उस समय याद रखना कि शुरुआत में हालत बहुत खराब थी। आज के समय तो आप देख रहे हो 900 करोड़ के चंद्रयान 2 है, 350 शायद 350 करोड़ लगे थे, 368 शायद करोड़ लगे थे चंद्रयान 1 में, 900 शायद कुछ करोड़ लगे थे अपने चंद्रयान 2 में, और चंद्रयान जो 3 छोड़ा गया था उसमें मात्र 450 करोड़। मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया वाले सस्ते सुंदर जुगाड़ करने वाले एक नंबर पे इंडिया में, क्योंकि सबसे सस्ते अगर रॉकेट आपको लॉन्च करवाने हैं तो संपर्क करें इंडिया वालों से। आप जितने भी नासा के या अदर जितने भी स्पेस एजेंसी हैं, उनके अगर आप रॉकेटों की अगर देखोगे कितने रुपए कितना खर्चा आ रहा है उसके अंदर, तो वो कई हजार करोड़ों में जाता है। और अपने वाले एक नंबर पर चलते हैं, पूरी विश्व भर में फेमस है इस चीज को लेकर कि सबसे सस्ता, जहां लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने कम के अंदर चंद्रयान प्रथम भी सफल हुआ था, सेकंड भी हम सफलता ही मानेंगे, क्योंकि लास्ट के अंदर उसके भी हम आपको 3 अलग अलग टाइप के मिशन होते हैं, रोवर क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, वो सब वहां पर भी बात करूंगा कि चंद्रयान 2 भी सफल रहा था, लेकिन एक लास्ट को चीज थी, लास्ट में उससे कनेक्शन नहीं हो पाया था। और तीसरा चंद्रयान 3 छोड़ा गया था जो बिल्कुल सफल रहा, और सबसे पहले 2 दक्षिणी सिरे पर जाने वाले भी प्रथम बन गए इंडियन। तो कितने मतलब कम बजट के अंदर भी इतना सारा काम किया, यहां से लेकर यहां तक का सफर। इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत जहां किराए की जगह से लेकर साइकिलों के ऊपर रॉकेटों को ले जाने से ले जाकर आज हजारों करोड़ों के रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट ऐसे नहीं हुई, काफी लोगों ने इसमें अपना पूरा जीवन दिया है एक प्रकार से, जिसमें कई फेमस नाम आपके सामने आ रहे हैं। आगे देखिए, इसरो का जब गठन हुआ था 15 अगस्त 69 में, ठीक है, यहां पर गठन हो चुका है इसका। वर्तमान में जो हम कह सकते हैं, फिर शुरुआत से हम कह सकते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। बेंगलोर में कहां है? बेंगलोर के अंदर, हरिकोटा, सॉरी हरिकोटा क्या, कर्नाटक, मुख्यालय कर्नाटक बेंगलोर में है, ठीक है, अपने कर्नाटका के अंदर है, राज्य के अंदर। बेंगलोर जो है आप जानते हैं, बेंगलोर के अंदर है अपना किसका मुख्यालय? इसरो का मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ है, ठीक है, पूरा नाम बताऊंगा मैं आपको वहां पर देखकर। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर स्थापना हो गई। और स्थापना जब हुई थी तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब सोच रहे हैं कि इसको बड़े वित्तीय स्वीकृति की भी आवश्यकता थी, कई चीजों की जरूरत पड़ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि जब इतने बड़े लेवल पर काम करना है तो क्यों ना इसका एक अलग से विभाग बनाया जाए, इसका अलग से हमें समिति वगैरह बनानी चाहिए। तो याद रखना 72 में वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि हमारा साथ दो का हमारा साथ देकर तो देखो, ठीक है, एक बार हमारा अगर साथ दोगे ना तो हम क्या करेंगे कि स्पेस के अंदर इंडिया का नाम रोशन कर देंगे। तो एक बार साथ देकर देखो, हमें अलग से, आप अलग से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना दो, अलग से हमें फंड दो, और हम इस पर पूरी रिसर्च भी करेंगे। तो वैज्ञानिकों ने कहा हमारा साथ दो। तो साथ दो से याद रखना 72 में, 1972 में अलग से एक संगठन, या अलग से संगठन क्या, अलग से क्या बनाया गया, अपना ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनाया गया जिसका नाम था अंतरिक्ष विभाग। और इसी समय अंतरिक्ष आयोग का भी गठन किया गया। 2 अलग अलग चीजें। वैसे आयोग का काम होता है नीतियों का निर्धारण करना, नीतियां बनाना, और उस नीतियों के अकॉर्डिंग क्रियान्वयन करने का काम होता है विभाग का, ऑर्गेनाइजेशन का। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी बनी और इसी समय स्पेस आयोग भी वगैरह भी बन गया। तो याद रखना 72 में क्या बना था, प्रश्न आ सकता है 72, यानी प्रश्न आ सकता है स्पेस अपना अलग से विभाग का बना, क्योंकि अब तक किसके अंदर काम कर रहे थे? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर। अलग से विभाग का बनाना 72 में बनाया गया। इसी समय समिति बनाई गई जिसका काम होता है, ये आरएस वगैरह में आते हैं ऐसे प्रश्न कि नीति बनाने का काम क्या विभाग का होता है? ऐसा नहीं है, विभाग का काम है क्रियान्वयन करना, उनके जो को देख रेख करना, नीतियां बनाना, ये सारा काम आयोग का होता है। ठीक है, आगे देखिए, इस चीज के अलावा 72 में एक काम और भी हुआ था। और क्या हुआ था कि ये विभाग जैसे ही बना तो जितना भी अपना जो स्पेस वाला काम चल रहा था, जिसे हम पहले इंस्को पार कर रहे थे, जिसे बाद में नाम रखा गया था 69 में इसरो, इस इसरो को किसके अधीन लाया गया? इस अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया, परमाणु ऊर्जा विभाग से छोड़कर। तो परमाणु ऊर्जा विभाग को छोड़ दिया गया 1 जून से। 71 जने ने क्या कहा, साथ देकर देखो, तो साथ दे दिया बिल्कुल। और साथ जैसे ही दिया तो देखो मुख्यालय वगैरह बना दिया गया इसका बेंगलोर में विभाग का। ठीक है, और आगे देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब इसरो एक बहुत बड़ा संगठन है, इतने सारे काम होते हैं स्पेस में, जैसे मान लो रॉकेट बनाना हो, सैटेलाइट बनानी हो, फिर उसको लॉन्च करना हो, उससे संबंधित ईंधन है जिसे प्रोपलेशन वगैरह, ऑक्सीडाइजर, फ्यूल वगैरह, इनको एक जगह कर कर मतलब बहुत सारी चीजें होती है। इतना काम सिर्फ एक संगठन को, मतलब हम कह सकते हैं कि सारा काम एक को तो नहीं दे सकते हम, क्योंकि मतलब थोड़ा सा क्या होगा, डिवाइड कर देंगे कामों को तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए भी, और काम बहुत परफेक्टली होगा। तो इसलिए क्या कर दिया इसरो ने, विभिन्न प्रकार के अलग अलग अपने क्या बना दिए कि अपने कुछ सेंटर्स बना दिए, जिनमें मुख्य 6-7 सेंटर है जहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहला जो 3 फेमस है, सिर्फ ये याद रख लेना, एग्जाम में सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न आता है। पहला सेंटर जो है वो है लॉन्च वाहन, यानी जो लॉन्च वाहन का अर्थ है रॉकेट। रॉकेट हम जिसे समझते हैं ना, जैसे ये रॉकेट है, ठीक है,
ये रॉकेट का ऊपर का पार्ट जिसे पेलोड भी कहा था, पहले भी बताया था इसके बारे में, जिसमें क्या होता है अपना सैटेलाइट वगैरह होती है, सॉरी अपनी क्या होती है सैटेलाइट वगैरह इसी के अंदर होती है, ऊपर वाला पार्ट सैटेलाइट का होता है। फिर यहाँ पर कुछ स्टेज होती है, स्टेज का अर्थ होता है यहाँ पर ईंधन वगैरह होते हैं, ईंधन वगैरह सॉलिड है, लिक्विड है, फिर सॉलिड लिक्विड में मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, आगे डिटेल की बातें वो, ठीक है। और फिर चलो एक बार इतनी बात करता हूं। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, रॉकेट कहां, ये वाला पार्ट जैसे मान लीजिए रॉकेट कहां बनी, रॉकेट का अंदर वाला सैटेलाइट जो हम छोड़ेंगे जिसको, वो सैटेलाइट कहां बनी, रॉकेट और सैटेलाइट को एक जगह जोड़ा कहां गया, जहां से उसको छोड़ा गया, तो जोड़ा छोड़ा कहां से जाता है, बनाई कहां जाती है, सैटेलाइट कहां बनती है। तीन स्पेशल सेक्टर याद रखने। पहली बात, रॉकेट कहां बनती है, रॉकेट का अर्थ है लॉन्च वाहन, लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल जो बनती है वो बनती है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर वही केंद्र है जिसका नाम पहले हमने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग जो अपना सेंटर जिसे हमने कहा था, ठीक है। तो वही सेम उसका नाम 71 में बदलकर VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है, और ये फिर से वहीं पर है क्योंकि नाम ही नाम बदला है, बाकी सेंटर ये वही है जहां से पहले रॉकेट नाइके पाचे छोड़ा था हमने, ठीक वही है तिरुवनंतपुरम केरल में। केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में ये है जहां पर क्या बनाए जाते हैं, रॉकेट बनाए जाते हैं। दूसरी बात, फिर सैटेलाइट या उपग्रह कहां बनाए जाते हैं, तो एक दूसरा है UR राव उपग्रह केंद्र। UR राव, अब ये नाम क्यों रखा गया, UR राव एक इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, अपने इसरो के अध्यक्ष, इसरो के जो अध्यक्ष हैं लगभग 11 अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले थे विक्रम साराभाई, फिर आए थे प्रोफेसर मेमन साहब। विक्रम साराभाई का भी 62 से लेकर शायद 71 9 साल का रहा था कार्यकाल, इनका भी 9 साल का कार्यकाल रहा था, मेमन साहब का भी। और फिर हम बात कर रहे हैं UR राव, सॉरी सतीश धवन, सतीश धवन, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है लगभग 12 साल का। 3 नंबर पे ये रहे थे, और 4 नंबर पे UR राव, इनका भी 2 नंबर पे सेकंड हम कह सकते हैं कार्यकाल लगभग 10 साल का रहा है। उसके बाद फिर कार्यकाल घटते गए, अब तो आप देखते हो 3-3 साल का कार्यकाल होता है। जैसे लास्ट अपने जो पहले थे अपने, क्या नाम है उसका, नाम मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा अभी, तो जैसे सोमनाथ जी है, उससे पहले थे अपने, मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है देखना पड़ेगा, जो चंद्रयान 2 के समय थे, ठीक है। तो 21 के अंदर मतलब 21 से लेकर वर्तमान में अपने जो अध्यक्ष चल रहे हैं अभी तो वही है। अब देखिए लॉन्च वाहन तो कहां बनाए जाते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर में। फिर UR राव, UR राव, ठीक है। तो याद रखना यू से, याद रखना यू से उपग्रह, यू से उपग्रह, उपग्रह कहां बनाए जाते हैं, UR राव सेंटर है जो, UR राव सेंटर जो है, केंद्र जो है, उपग्रह केंद्र जिसे कहते हैं, तो उपग्रह केंद्र में उपग्रह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। UR राव उपग्रह केंद्र ये है कहां पर, याद रखना ये है बेंगलोर के अंदर, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु के अंदर क्या बनाए जा रहे हैं, अपने बेंगलुरु के अंदर अपना ये जो उपग्रह सैटेलाइट वगैरह बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे फेमस जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर कहां है। यह प्रश्न आ सकता है कि आपने जितने भी जैसे नाम सुनते हैं, रॉकेट लॉन्च किया गया सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, तो ये क्या है। यहां देखिए, यहां पर बने अपने सबसे पहले रॉकेट, यहां पर बने सैटेलाइट, यहां पे दोनों रॉकेट जो बने और सैटेलाइट जो बने, यहां पर उनको लाया जाता है, उनको फिर असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। रॉकेट है उस पर हमने सैटेलाइट लगा दी और फिर वहां से उसको लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्चिंग जहां से होती है, असेंबल जहां होते हैं दोनों आगे सैटेलाइट रॉकेट, वो पार्ट कहां है, वो है सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर। और ये भी 3 नंबर के अपने अध्यक्ष रह चुके इसरो के। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था सतीश धवन का, याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम भी है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में 71 में स्थापना इसकी की गई थी। अपने आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा, जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं अपने जितने भी है। या फेमस है श्रीहरिकोटा, ये प्रश्न आता है, उपग्रहों को जोड़ना हो यानी असेंबल करना हो और उनको प्रेक्षित करना हो, प्रक्षेपित यानी लॉन्च करना हो, ये काम कहां से होता है, यहां से होता है। अब देखिए लॉन्च करेंगे तो ईंधन तो लगेगा उसमें, ऐसे सीधा तो है नहीं कि ऊपर फेंक दिया कोई, उसके अंदर ईंधन जलता होगा, ठीक है। प्रोपल्सन वगैरह होते हैं, प्रणोदक होते हैं उसमें, तो वो कहां तैयार होते हैं, तो याद रखना द्रव्य नोदक प्रणाली के अंदर होता है। हम कह सकते हैं लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, लिक्विड। और याद कैसे रखोगे, जैसे नाम आ रहा है एलपी या IPL, तो नाम सुना होगा IPL, LP या IPL, थोड़ा सा रिलेट कर लेना। IPL में कौन नहीं जीतता, तो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं बेंगलोर वाले नहीं जीतते, ये भी बेंगलोर में ही है। जैसे UR राव, याद रख लेना UR राव, ठीक है। तो UR राव और ये भी बेंगलोर में है, ये तो याद रखना बेंगलोर में है, जहां पर क्या तैयार किया जाता है अपने। मैं आपको क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं ये चीजें बताऊंगा, द्रवित इंजन, ठोस ईंधन, क्रायोजेनिक प्रकार के ईंधन या इंजन आप कह सकते हैं इनको। तो इंजन वगैरह यहां पर बन रही है एक प्रकार से, जहां से यानी एक प्रकार से इनको थ्रस्ट या धक्का मिलता है जिस एक ईंधन के कारण, या जिसे प्रोपल्सन हम कह सकते हैं। प्रोपल्सन ईंधन में थोड़ा सा फर्क आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं सेंटर के। ये सेंटर है द्रव्य नोदन प्रणाली के अंदर, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, जहां पर इन चीजों का निर्माण हो रहा है। आगे देखो, लास्ट 2 बच गए। एक है SAC, सेक के नाम से फेमस है। सेक का मतलब है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर।
देखिए आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बिना आपका मोबाइल अधूरा है। मैं आपसे कहूँ आपके मोबाइल से व्हाट्सएप हटा दिया या फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो सबको डिलीट मार दो, तो आपके मोबाइल अपने आप ही कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ हार्डवेयर आप क्या करोगे बिना एप्लीकेशन के, सॉफ्टवेयर के बिना एक प्रकार से हार्डवेयर कोई काम का नहीं है वो। ठीक उसी प्रकार से ये सिर्फ हार्डवेयर की बात हो रही थी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर हम कह रहे हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। ठीक बता रहा हूँ, मोबाइल में जैसे एप्लीकेशन की अहम भूमिका है, उसी प्रकार अहम से याद रखना एप्लीकेशन का, अहम से याद रखना अहमदाबाद। अहमदाबाद में इसका सेंटर है सेक का। तो सेक क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जिसका सेंटर है कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर है। जहां पर क्या होता है, हम जितने भी कम्युनिकेटिव टाइप के सैटेलाइट छोड़ रहे हैं या सुदूर संवेदी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, उससे संबंधित जो सेंसर वगैरह होते हैं उनका एक प्रकार से देख रेख यहाँ शुरुआत यहाँ से होती है उसकी। ठीक है, और लास्ट अपना बचता है सुदूर संवेदन केंद्र। सुदूर, बहुत कोई चीज दूर है, दूर है, और यहां पर भी एक नाम आ रहा है हे दरा, हे दूर है बाद, हे दूर है, हे दर, हे दर, दूर मतलब दर दर किनारे कर दिया, दूर कर दिया इनको, दूर। तो सुदूर के अंदर कौन सा है? राष्ट्रीय सुदूर के अंदर। इनका काम क्या होता है? ये जो रिमोट सेंसिंग टाइप के सैटेलाइट होते हैं, जो मौसम की जानकारी देते हैं, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, इनका एक प्रकार से डाटा का विश्लेषण करने का काम इनका होता है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का। ठीक है, उनके डाटा का सही से एनालाइज करके हमें मौसम से संबंधित जानकारी वगैरह से, तो ये उनका काम होता है। हैदराबाद में इसका सेंटर है। तो ये मुख्य 6 केंद्र आपको याद रखने हैं। हालांकि देखिए वर्तमान में जैसे मैंने इसरो की वेबसाइट पर देखा था, शायद मुख्य रूप से 7 केंद्र है इनके, 7 तो मुझे मिला नहीं, मुख्य रूप से 6 थे, तो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में मोस्टली 3 याद रखने हैं, सैटेलाइट कहां बनती है, अपने रॉकेट कहां बनते हैं, और छोड़े कहां से जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो छोड़े कहां से जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए। अब भारत द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सहायता से अब तक अंतरिक्ष में कौन कौन से यान भेजे जा चुके हैं, और पहला कौन सा था, सबसे फेमस कौन कौन से है, एग्जाम में सबसे फेमस पर्सन ही है पूरी टेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का। इस एक पर्सन के कारण ये मान लेना पूरा टॉपिक जोड़ा गया आपके। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पर्सन यही है कि पहला सैटेलाइट कौन सा था जो छोड़ा गया था। तो याद रखना, जैसे कोई बच्चा होता है 18 साल के बाद किशोर हो जाता है, किशोर अवस्था में आ गया, यानी एक प्रकार से हम किशोर बन चुका है, अब उसको हम कह सकते हैं मेच्योर हो चुका है। अब मेच्योर जैसे हुआ 18 से 19 साल का हुआ, तो जैसे ही जवान हुआ है, जैसे मान लीजिए इंडिया वाले अभी जवान हो रहे थे टेक्नोलॉजी के मामले में, जैसे ही जवानी आई तो लोगों को बना दिया अप्रैल, रेल यानी लोगों की रेल बना दी, या हम कह सकते हैं दुनिया को अप्रैल यानी अप्रैल फूल बनाते हैं ना, वैसे ही क्या कर दिया, रूस वालों ने 57 में जहां शुरुआत की थी, अपने वालों ने कह दिया कि उल्टा कर देंगे अब आपको, 75, 57 का 75 बना दो। 19 यानी जवानी आई, जैसे किशोर अवस्था के बाद अप्रैल से याद रखना रेल बना दी लोगों की 75 के अंदर, और अपने वालों ने भी अपना पहला उपग्रह छोड़ दिया जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम आपने सुना होगा, ठीक है, काफी फेमस गणितज्ञ रहे हैं भारत के। तो 75 में पहला यान, पहला सैटेलाइट अपना छोड़ा गया था जिसका नाम था आर्यभट्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पहला परमोचक यान, उपग्रह परमोचक यान, इसका मतलब क्या होता है, रॉकेट। ये तो है पहली सैटेलाइट कब छोड़ी गई, 75 में। पहला रॉकेट कब छोड़ा गया था, तो याद रखना उपग्रह परमोचक यान, जिसे SLV-3 कहते हैं, SLV-3 छोड़ा गया था। हालांकि इससे पहले 2 ट्राई किए थे, SLV-1 और 2, वो सफल नहीं हो पाए थे। 1980 के अंदर पहला SLV स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल जिसे कहते हैं, SLV का लॉन्च किया गया था। ये जितने भी रॉकेट होते हैं ना, इसके प्रकार बताऊंगा मैं आपको आगे। आपने नाम सुना होगा, जैसे चंद्रयान 3 पर आपने नाम देखा होगा, GSLV, ठीक है ना, 3 MK3 वगैरह नाम देखे होंगे आपने। इसके अलावा एक होता है SLV, एक होता है ASLV, एक होता है PSLV, एक GSLV, ये सारे क्या है, और आगे आने वाले समय में RSLV भी मिलेगा आपको कई सालों बाद। तो ये सारी चीजें क्या, ये रॉकेटों के प्रकार है जो मैं आपको बताऊंगा, इनमें क्या अंतर है, क्या चीजें होती हैं इनमें, कौन सा ज्यादा, मतलब यहां तक के प्रश्न आ जाते हैं, इंडिया का बाहुबली किसे कहते हैं, इंडिया का हॉर्स किसे कहते हैं, मतलब घोड़ा किसे कहते हैं, इसरो का घोड़ा। तो ये प्रश्न आते हैं इनसे, रॉकेटों के नाम भी रख रखे हैं, इतने फेमस है, पेट बॉय कौन है, तो ये सब बताऊंगा मैं आपको आगे। पहले याद रखना, पहला रॉकेट जो था यानी पहला SLV था, उसको लॉन्च कब किया गया, वो छोड़ा गया था 1980। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमने तो 63 में ही पहला रॉकेट छोड़ दिया था थुम्बा के द्वारा। वो एक साउंडिंग रॉकेट था, साउंडिंग रॉकेट अलग होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये रॉकेट अलग है जिसके माध्यम से हम वर्तमान में जितने भी उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, ये 4 शुरुआत ये मानना, ये पहली सीढ़ी थी, इसे प्रथम पीढ़ी के रॉकेट कहते हैं, SLV को। तो प्रथम पीढ़ी का रॉकेट जो था, उपग्रह परमोचक यान था, उसको 1980 में छोड़ा गया था। SLV-3 के नाम से याद रखना, SLV आगे याद हो जाएंगे आपको, कोई हार्ड नहीं है। 3 ही क्यों, क्योंकि इससे पहले 2 जो थी इसकी श्रेणियां थी, वो सफल नहीं हो पाई थी, 1980 में सफल हुए थे। उसके बाद 1979 की बात आ गई। देखो पहले इसके बाद याद रखना, 75, फिर 79 और फिर 80। 75 में आर्यभट्ट, 79 में भास्कर प्रथम, भास्कर प्रथम,
ये भी शायद हाँ अपने फेमस वो रहे, गणितज्ञ रहे हैं भास्कर प्रथम। पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग उपग्रह, यानी मौसम की जानकारी देने वाला प्रथम जो अपना एक सैटेलाइट था, वो उसका नाम क्या था? भास्कर प्रथम था। तो भास्कर प्रथम था, उसको भी किसके माध्यम से छोड़ा गया? एसएलवी के माध्यम से छोड़ा गया। तो याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ सॉरी एसएलवी नहीं, वो एसएलवी वाला तो तीसरा अलग था, वो तीसरा मैंने आपको बता दिया। 75, 79 और 80। 80 में पहला एसएलवी, इसके अंदर भास्कर प्रथम और यहां पर अपना आर्यभट्ट। ये तीन सन याद रखनी है, और स्पेशली इसकी तो डेट भी याद रखना, क्योंकि आरबीएससी की बुक में डेट दे रखी है, इसलिए फेमस है, याद रखना। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ज्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पर्सन आ ही जाए बाई चांस, कि एजुसेट कब छोड़ा गया? यानी भारत का प्रथम केवल शिक्षा से संबंधित उपग्रह, केवल शिक्षा से संबंधित उपग्रह था, जिसका नाम था एजुसेट। और इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। अब देखो, बार बार बात कर रहे हैं उपग्रह छोड़ रहे हैं, तो ये जा कहां रहे उपग्रह? इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, उपग्रह छोड़ दिया, सैटेलाइट छोड़ दी, रॉकेट लॉन्च के माध्यम से सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। कहां छोड़ रहे हैं? कहां जा रही है रॉकेट? ये जा रही है अपनी पृथ्वी के चारों ओर, उपग्रह छोड़ रहे हैं। तो मोस्टली हमारी पृथ्वी के चारों ओर की पहले बात कर लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विशेष प्रकार की कुछ कक्षाएं हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि प्लायन वेग से थोड़ी कम वेग पर हम इनको प्रक्षेपित करते हैं, ताकि ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल से भी बंधा रहे, कि एक निश्चित कक्षा में जाकर चक्कर भी लगाए और अंतरिक्ष में भी चला जाए। तो ये जो सारे के सारे हैं, उनको कुछ कैटेगरी में बांट दिया हमने। कक्षा जिसे कहते हैं, कक्षा, कक्षा का मतलब या ऑर्बिट का अर्थ, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रही है, ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, उसी तो उपग्रह करे, अपने पृथ्वी का या कृत्रिम उपग्रह। तो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कोई एक जगह होती है, एक घेरा होता है, जिसे हम कहते हैं कक्षा। ये कक्षाएं अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पृथ्वी के सबसे नजदीक हो गई, फिर थोड़ी दूर हो गई, फिर और दूर हो गई। दूरी के आधार पर हम कह सकते हैं, या फिर हाइट के आधार पर हम कह सकते हैं, कक्षाओं के कुछ प्रकार है। हालांकि मुख्य रूप से आपको ज्यादातर एग्जाम में तीन ही नाम मिलेंगे, एलईओ, ठीक है, एमईओ और जीईओ, ये तीन नाम है फेमस। लेकिन मैं आपको सारे बता देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, बेसिक है ये, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीन है, ये वाले, ठीक है। और ये वैसे इसी का एक और संवर्धित रूप है, जो आपको बताऊंगा कैसे है। पहला देखो, एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों एक घेरा सा दिखाई दे रहा होगा, फिर उससे बड़ा घेरा दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ घेरे से, इन्हें कक्षाएं हम कह रहे हैं। कक्षाओं के कुछ प्रकार है, इनके शॉर्ट नाम एग्जाम में दिए हुए आते हैं, पूरे नाम पूछे जाते हैं, बिल्कुल सरल है। एन का अर्थ होता है नियर, नियर का अर्थ निकट है, समीप है, किसके? अर्थ के, ऑर्बिट, यानी पृथ्वी के सबसे निकट जो कक्षा है, जिसे एनईओ या हम कह सकते हैं नियो के नाम से जानते हैं। नियो का अर्थ नियर अर्थ ऑर्बिट, कक्षा जो सबसे नजदीक है। कितनी नजदीक है ये भी मैं आपको सबके बताऊंगा। हाइट कितनी है इसकी? हाइट लगभग हम बात कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के 100 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचा, तो कार्बन रेखा शुरू हो रही, तो मतलब 100 से तो ऊपर ही होगा। 100 से लेके लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पर, लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर एक कक्षा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक की कक्षा कह सकते हैं, जहां उपग्रह प्रेक्षित किए जाते हैं। यहां सामान्यतः जो साउंडिंग रॉकेट मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जिसका काम होता है सिर्फ प्रयोग करके देखना, प्रायोगिक प्रकार के जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो नियर अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, जिसकी हाइट लगभग 400 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के समुद्र तल से 400 किलोमीटर की हाइट पर सिर्फ चेक करने के लिए, यानी प्रायोगिक प्रकार के साउंडिंग रॉकेट हमने बात करी थी। फिर है सबसे फेमस एल, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ, लो मतलब निम्न है, निम्न, ठीक है, अपने अर्थ और ऑर्बिट। लो का वही देखो, नियर का तो बहुत नजदीक हो गया, लो का मतलब है कम ही दूरी है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है अभी भी। तो दूसरा हम पढ़ेंगे लियो, फिर हम पढ़ेंगे मीडियम, पहले लो फिर मीडियम, और फिर सबसे ज्यादा दूर हम कह सकते हैं, जहां पर हमने 36,000 किलोमीटर की बात जहां की थी, जहां हमने भू स्थिर उपग्रह छोड़े थे, वो सब की सब बातें यहां पर आपके समझ में आ जाएगी कि कौन सा कितनी दूरी पर है, क्या नाम से जाना जाता है, पूरे नाम क्या है। बिल्कुल सरल सा पार्ट है, एक बार बताते याद हो जाएगा। नियर अर्थ ऑर्बिट सबसे निकट है, इसकी हाइट लगभग बस याद रख लेना 400 किलोमीटर होती है। यहां साउंडिंग रॉकेट छोड़े जाते हैं। कौन सी कक्षा में किस प्रकार के रॉकेट होते हैं एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली जो कक्षा उसमें साउंडिंग रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें प्रायोगिक प्रकार के उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, प्रायोगिक प्रकार के या रिसर्च प्रकार के रॉकेट कहते हैं, रिसर्च करने के लिए भेज रहे हैं, एक बार सिर्फ जांच करने के लिए। आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल हमने जो पहले भेजा था सुदूर संवेदी वाला, यानी भास्कर प्रथम या रोहिणी प्रथम, ये रोहिणी और भास्कर सीरीज जितनी भी थी, ये सब के सब एक प्रकार के साउंडिंग रॉकेट की सीरीज है, जहां पर सबसे पृथ्वी के, देखिए एग्जाम में अगर ये ऑप्शन ना मिले आपको एनईओ, वहां वहां आपको एलईओ मान के चलना है, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है पेपर में। जहां जहां एनईओ ना मिले वहां एलईओ उत्तर कर सकते हो आप, क्योंकि एलईओ
2000 से कम की हाइट वाले सब एलईओ में काउंट कर रखे हैं। यानी समुद्र तल यानी जो 100 किलोमीटर कार्बन रेखा के बाद 2000 किलोमीटर तक की हाइट वाले सब के सब बड़ी कक्षाओं में एग्जाम में मोस्टली एलईओ में काउंट कर लिए जाते हैं। एनी ऑप्शन में ना हो तो उसे एलईओ मान के चलना, क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ 3 है मुख्य तो, लेकिन फिर भी एनयू अलग से दे तो फिर समझ लेना एनयू का अर्थ क्या है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो हाइट है वो है 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर दूर क्या है अपना सैटेलाइट छोड़े जा रहा है पृथ्वी से दूर, तो उसे हम कहते हैं लियो, एलईओ। यहां पर सैटेलाइट इमेजिंग यानी हमें फोटो वगैरह लेनी है, और फोटो किससे लेते हैं, मौसम की जानकारी वगैरह लेनी हो, वायुमंडल कैसा है, ये सब के सब एलईओ में छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं हम। इस प्रकार के उपग्रह सुदूर संवेदी, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। सुदूर संवेदी उपग्रह कहां छोड़े जाते हैं, ये लियो में छोड़े जाते हैं, जहां से हमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपके दूसरा नाम था ना ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह लियो में छोड़े जाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह कहां छोड़े जाते हैं, लियो में, जहां से हमें मौसम की जानकारी वगैरह मिलती है। सुदूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं वहां इसमें ये छोड़े जाते हैं। जैसे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह भी यहीं पर होते हैं। ये लगभग शायद 500 किलोमीटर की हाइट पर है अंतरिक्ष। हालांकि शायद अब इंडिया का तो कोई है नहीं अलग से। अंतरिक्ष स्टेशन क्या होते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह जहां पर मान लो अंतरिक्ष यात्री अपने जैसे मान लो कुछ प्रयोगशाला या अनुसंधान से संबंधित होते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बेसिक याद रख लेना। अंतरिक्ष स्टेशन वगैरह भी कहाँ होते हैं, लियो में ही होते हैं, ज्यादा हाइट पर नहीं होते वो भी, ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन आपने कई बार नाम सुने होंगे, लियो, सुदूर संवेदन। नेक्स्ट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो। इसमें इसकी हाइट है 2000 के बाद जो शुरू हो गया एक प्रकार से। एक बात एग्जाम में एक बार शायद सीईटी में प्रश्न आया हुआ है, लियो की ऊंचाई कितनी है, 2000 के आगे शायद कोई संख्या दे रखी थी, मानकर चलना 2000 के लगभग 2000 है, एग्जैक्ट 2000 नहीं है, फिक्स नहीं है कि एकदम फिक्स 2000 पे छोड़ा हमने। 2000 से थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, एग्जाम में प्रश्न आया उसे लियो मानना है। लगभग 20,000 के आसपास हाइट मिले आपको तो उसे मानना है मीडियम साइज है वो। 2000 फिर 20,000 और फिर सीधा 36,000 पर चले जाएंगे इसके बाद, और इससे पहले 400 वाला पड़ा था। हालांकि इसके बीच में भी एक और होता है एसएसओ, सन साइक्रोनस टाइप की एक और भी ऑर्बिट होती है, जो आपको अलग से बताऊंगा मैं, कोई ज्यादा काम की तो नहीं है, लेकिन बस बेसिक बताता हूँ आपको, आगे एग्जाम में काम कहाँ आ सकती है चीज। चलो यहां क्या छोड़े जाएंगे मियो में, देखो मियो में छोड़े जाते हैं अपने जो नौवहन या हम जिसे कहते हैं सैटेलाइट, सॉरी अपने नेविगेशनल टाइप के जो सैटेलाइट होते हैं, यानी जिससे हमें लोकेशन का पता चलता है। जैसे नेविगेशन में आपको जीपीएस नाम आपने सुना होगा, ये एग्जाम में जीपीएस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। या अपना एक भारत का है जिसका नाम है गगन। देखो गगनयान अलग चीज है, जो वर्तमान में एक योजना चलाई जा रही, शायद 2024 के लास्ट तक हो जाएगी। मानव को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का एक मिशन चलाया जा रहा है, गगन मिशन, वो अलग चीज है। और गगन एक सैटेलाइट, ये अलग चीज है। गगन ये है जीपीएस एडेड जियो आर्ग्यूमेंटेड, ठीक है, ऑग्यूमेंटेड, जिसे एडवांस नेविगेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। ऑग्यूमेंटेड यानी संवर्धित प्रकार का, एक प्रकार का क्या है जीपीएस। और जीपीएस क्या होता है याद रखना, ये भी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ग्लोबल यानी पूरा ग्लोब के अंदर हमारी पोजीशन क्या है उसका एक सिस्टम है, जिसे जीपीएस के नाम से जानते हैं। जैसे गाड़ियों में आपने देखा होगा, मोबाइल में आपने देखा होगा, जीपीएस सिस्टम होता है लोकेशन बताने के लिए, जो आप गूगल मैप्स वगैरह में देखते हो। जैसे जैसे मान लो ये अपना है इंडिया का है गगन, आप जो गूगल मैप वगैरह चलाते हो उसमें मुख्य रूप से जैसे यूएसए का एक है नेव स्टार, NAVSTAR, नेव स्टार। तो ये नेव स्टार वगैरह जैसे गूगल मैप्स वगैरह है, तो इनमें हम अमेरिका वाला यूज कर रहे हैं, अपने खुद का अलग से कोई इतना ज्यादा विकसित नहीं है। तो इसलिए याद रखना जीपीएस वगैरह, नेव स्टार है अमेरिका का, गगन है अपना इंडिया का। ये सारे के सारे जो जीपीएस है या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाले जितने भी नेविगेशनल टाइप के सैटेलाइट होते हैं, ये सब के सब मियो में छोड़े जाते हैं। मियो, ठीक है। तो यानी मियो, जैसे मान लो आवाज आ रही है मियो मियो, बिल्ली की आवाज आ रही है, तो आप पता लगाने की कोशिश करोगे ना बिल्ली कहां से बोल रही है, तो लोकेशन पता लगा रहे हो बिल्ली की कहां है, तो मियो मियो से याद रख लेना कि कहां से लोकेशन देख सकते हैं। और लोकेशन नेविगेशन यानी लोकेशन देखने के लिए कौन से सैटेलाइट होते हैं, नेविगेशनल टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं। चलिए आगे बात करता हूं। नेक्स्ट है चौथा सैटेलाइट है अपना, इसकी हाइट बता दी मैंने आपको, लगभग 20,000 किलोमीटर। और उसके बाद है जियो स्टेशनरी टाइप के ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। ट्रांसफर ऑर्बिट ये क्या होता है, देखो पहले ये जानने से पहले थोड़ा सा ये जानो, जियो साइक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, या ये ज्यादा है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो पहला हमने क्या पढ़ा, नियो, नियर अर्थ ऑर्बिट, लो, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और अब पढ़ो पहले जीटीओ, जीटीओ। और इससे भी पहले हम बात कर सकते हैं जियो साइक्रोनस टाइप का ऑर्बिट, या जीईओ भी बोल सकते हैं, जीई। ये क्या होता है देखो, सबके नाम सुनो पहले। एक नाम है जीईओ, इसी का नाम है जीएसओ,
अंतर सिर्फ कोण का है, वो आपको बताऊंगा स्थिति के आधार पर, और जो कोण बनता है इनके मध्य उसके आधार पर इनको आगे अलग अलग कर दिया। फिलहाल एक मानकर चल सकते हो जीएसओ और जीटीओ, इनकी हाइट होती है पृथ्वी के समुद्र तल से 36,000 किलोमीटर पे। जो कम्युनिकेशनल टाइप के सैटेलाइट होते हैं वो जीईओ में छोड़े जाते हैं। हालांकि देखो सीधा जीईओ में नहीं छोड़ा जाता, कभी भी किसी भी सैटेलाइट को सीधा 36,000 किलोमीटर की हाइट पे नहीं छोड़ा जाता। उस जीईओ से भी पहले, जैसे मान लो एक डायग्राम बनाकर बताता हूं, ये पृथ्वी है, यहां पर मान लीजिए एक कक्षा है जिसकी हाइट है लगभग 3500 किलोमीटर या 35,786 या 35,800 कर लेता हूं फिलहाल एक बार, 35,800 किलोमीटर, 35,800। उसके बाद है 35,000 या 36,000, टोटल पूरी 36,000 वाली। कोई भी सैटेलाइट यहां से लॉन्च करनी है तो डायरेक्ट 36,000 में नहीं लॉन्च की जाती, पहले उसको एक इससे 200 किलोमीटर के नीचे यानी जीटीओ, इसे हम कह सकते हैं अपना जी, ठीक है, ईओ, ये जीईओ वाला पार्ट है 36,000 किलोमीटर वाला, और उसके जस्ट नीचे होता है एक जीटीओ। अब जीईओ और जीटीओ में अंतर क्या है? जब भी कभी भी किसी एक कम्युनिकेशनल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसको डायरेक्ट 36,000 किलोमीटर पे नहीं छोड़ा जाता, उसको पहले उससे कम वाली हाइट पर जीटीओ पर छोड़ा जाता है। ये यहां पर जाएगा, यहां पर घूमते 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 फिर अपनी आगे वाली कक्षा में जाके रोपित हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, जीटीओ से ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, देखो ऊपर वाली का जियो स्टेशनरी, यानी जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है, वही भूमध्य, भूमध्य वाली रेखा में हमें ट्रांसफर करना है ऑर्बिट में, कक्षा में, तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट इसका नाम है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। और जियो साइक्रोनस अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, एक डायग्राम देखना यहां पर, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है। अब कोई भी सैटेलाइट यदि भूमध्य रेखा से 0 डिग्री के कोण पर, यानी जैसे भूमध्य रेखा ठीक उसी प्रकार से एकदम गोल गोल बना दिया, तो 0 डिग्री का कोण बनाती है, उसे तो हम कहते हैं जीईओ। जैसे एमईओ, एलईओ, वो सीधे सीधे 0 डिग्री का कोण बना रहे थे, कोण के आधार पर उनका कोई डिवाइड नहीं था, हाइट के आधार पर बात हो रही थी। जीईओ और जीएसओ दोनों ही 36,000 की हाइट होती है दोनों की। अंतर सिर्फ इतना है, जीईओ भूमध्य रेखा के साथ 0 डिग्री का कोण बनाते हैं, जबकि जीएसओ जियो साइक्रोनस प्रकार के जो है, ये सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है। सिंक्रोनस नाम जहां भी मिल जाए समझ लेना कोई कोण की बात हो रही है कि एंगल बना रहा है, एंगल पर सूर्य के सापेक्ष हो सकता है, जैसे सन साइक्रोनस ऑर्बिट होती है। अगर 0 डिग्री से थोड़ा सा कोण ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, 0 डिग्री से अगर अधिक का कोण बनाए कहीं भी, जैसे देखो मान लो ये लाल रेखा दिखाई दे रही है जियो स्टेशनरी टाइप का ऑर्बिट, और ये है जियो सिंक्रोनस टाइप का ऑर्बिट, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हो। थोड़ा सा अगर ये जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा है, इस रेखा के 0 डिग्री पर अगर कोई है तो वो तो है जीईओ, ठीक है। और अगर यहां पर है भूमध्य रेखा पर ही, लेकिन वो तिरछा है, इधर हो सकता है उधर हो सकता है, अगर इस नॉर्मल इस अक्ष के साथ कोई कोण बनाता हुआ नजर आए, उसे हम जीएसओ कह देते हैं। तो अंतर इतना ही है, बस कोण का अंतर है, बाकी दोनों है 36,000 की हाइट पर ही, और दोनों ही जगह एक ही प्रकार के सैटेलाइट, और वो है कम्युनिकेशनल प्रकार के सैटेलाइट। कम्युनिकेशनल, कम्युनिकेशन जिसे होता है, संचार उपग्रह जिसे कहते हैं। तो चलो मैं एक बार एक ओवरऑल बता देता हूं इन सारी चीजों को। अब देखो ये पृथ्वी हो गई, अर्थ, इस अर्थ से समुद्र तल मान लेते हैं, यहां से लेकर 100 किलोमीटर की बात कर ली पहले, एक रेखा थी जिसका नाम क्या रखा, कारमन रेखा। यहां तक अभी कोई सैटेलाइट की बात नहीं हुई। अब देखो पहला सैटेलाइट मैं अलग अलग कलर में दिखा देता हूं। सबसे पहला एक सैटेलाइट है, एक रेखा, एक कक्षा बनाई हमने, पहली कक्षा है जिसका नाम हमने रखा एलईओ, सॉरी एलयू नहीं, पहले एलयू से भी एक छोटी बनाई है, पहले एनईओ, एनईओ, नियर अर्थ ऑर्बिट। नियर अर्थ ऑर्बिट की हाइट की बात हमने की थी, तो कितनी हाइट बताई इसकी, हमने बताया था कि समुद्र तल से इसकी हाइट होती है लगभग 400 किलोमीटर। ठीक है, समझाने के लिए देख लेना, एक बार इसको 100 ही बनाया तो इसको सीधा 400 पर ही बात करेंगे हम। कार्बन रेखा के भी ऊपर है, मान लो ये कार्बन रेखा से हाइट नहीं है, समुद्र तल से हाइट है सारी सारी। नियो 400 किलोमीटर की हाइट पर है। इसके अंदर कैसे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो हम कहेंगे साउंडिंग, साउंडिंग टाइप के क्या छोड़ रहे हैं हम, रॉकेट छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, साउंडिंग टाइप के रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। आगे देखो नेक्स्ट, दूसरा नियो के जस्ट ऊपर आएगा, जिसका नाम हम रख रहे हैं यहां पर, ठीक है, रेखा तो चलिए ठीक नहीं बन रही पर एक बार देख लेना, इसका नाम जो है वो रख रहे हैं हम नियो, एनईओ। नियो के अंदर जो सैटेलाइट छोड़े जा रहे थे उसका नाम हमने क्या रखा था, नियो। नियो में हम छोड़ रहे थे सुदूर संवेदी, जिसे आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग टाइप के सैटेलाइट जिसे हमने कहा था, रिमोट सेंसिंग या आईआरएस लिख देता हूं, सुदूर संवेदी, क्या नाम था,
दूर संवेदी रिमोट सेंसिंग टाइप के सैटेलाइट नियो में छोड़े जाते हैं, जिसकी हाइट कितनी होती है, जिसकी हाइट की बात हम करें तो पृथ्वी के समुद्र तल से, समुद्र तल ऊपर चला गया, तो पृथ्वी के समुद्र तल से इसकी जो हाइट होती है वो होती है अपने लगभग 2000 किलोमीटर। बात समझ आई? आगे चलो और देखते हैं। नेक्स्ट, इससे ऊपर जो है जिसे हमने नाम दिया मियो, MEO, यानी ये था नियर अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, नियो, और इसको नियो ही बोल दिया था क्या? सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे नियो नहीं है, ये है लियो। एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 2 बार नियो लिख दिया, यहाँ पर है लियो, LEO, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है। फिर है मीडियम, ठीक है, मिडल अर्थ ऑर्बिट, इसकी हाइट है 20,000 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो है समुद्र तल से कितनी ऊपर? 20,000 किलोमीटर। 2000 से सीधा 20,000 पर चलेगा मीडियम। और फिर सबसे ऊपर, फिर सबसे ऊपर की अगर बात करूं, ये इसी से बना देता हूं, सबसे ऊपर जो है जिसे हमने नाम दे दिया GEO, ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट इसे कहते हैं, या GSO भी कह सकते हैं, जियो साइंक्रोनस, सिंक्रोनस बोल सकते हैं, जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस टाइप की ऑर्बिट होती है। बस अंतर इतना है, इनमें कोण 0 डिग्री से अधिक होता है, इसका कोण 0 डिग्री होता है, बस इतना याद रखना। दोनों भूमध्य रेखा याद रखना, कौन सी रेखा पर होते हैं? इक्वेटर पर होते हैं, ये इक्वेटर पर। और इसकी हाइट जो है, इसकी जो हाइट है वो है 36,000 किलोमीटर। और अब 36,000 से थोड़ा सा नीचे, यहां पर 200 किलोमीटर नीचे आ रहे हैं हम, इससे नीचे आ रहे हैं ना, कि समुद्र तल से नीचे मत ले जाना। अब देखो इससे जस्ट नीचे आ रहे हैं, तो एक और यहां पर मैं रेखा बना रहा हूं जिसका नाम है GEO। टी का अर्थ सिर्फ ट्रांसफर है, क्योंकि जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट है, इसका काम क्या होता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ट्रांसफर करना सैटेलाइट को। और कौन सी सैटेलाइट को ट्रांसफर करता है? यहां से सैटेलाइट जो छोड़ी जाती है GTO में छोड़ी जाती है, कौन सी? कम्युनिकेशनल टाइप की सैटेलाइट, यानी जो संचार उपग्रह होते हैं, संचार उपग्रहों को छोड़ा जाता है किसके अंदर? GTO में। और GTO से ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर? आप कहोगे GEO में। मेरे हिसाब से बिल्कुल सामान्य सी बात है। पहली बात तो कौन सी कक्षा है उसमें? पहली कक्षा में साउंडिंग रॉकेट आए, दूसरी कक्षा में हमने कहा जो सुदूर संवेदी थे। मियो के अंदर आते हैं नेविगेशनल टाइप के, ठीक है, नेविगेशनल प्रकार के जो सैटेलाइट है, जिसे जीपीएस सिस्टम भी हम कहते हैं, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम हम कहते हैं जिसे, ठीक है ना, जैसे अपना गगन है। अब देखिए गगन की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, याद रखना, गगन की पर्सन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो जीपीएस एडेड जो अपना एग्यूमेंटेड बोलते हैं जिसे, कहां गया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। गगन का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, जीपीएस एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन इंडिया, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। गगन की फुल फॉर्म, जी का अर्थ है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एडेड यानी जीपीएस एडेड है इसमें, और जियो एग्यूमेंटेड का अर्थ होता है वैसे एडवांस कह सकते हो, संवर्धित कह सकते हो। और नेविगेशन का अर्थ आप समझते हैं जिसे नो वहन भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, यानी जिसका मतलब एक प्रकार से लोकेशन पता लगाना। और वैसे यूएसए का है नेवस्टार। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसकी एग्जैक्ट हाइट लगभग 35,786 मानी जाती है, लेकिन एग्जाम आरबीसी में 36,000 किलोमीटर दे रखी है, तो मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, अंतर बता दिया था मैंने आपको ये सारी चीजें। अब बात करते हैं, हमने कक्षा की बात कर ली, उपग्रह कैसे भारत में शुरुआत हुई वो बात कर ली। अब हम बात करते हैं रॉकेट क्या होते हैं, उसकी बनावट की थोड़ी सी बात, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है, ईंधन कौन सा यूज होता है। मतलब एग्जाम में देखिए ईंधन लेवल की बात तो नहीं आएगी, लेकिन आपको ठोस लिक्विड इनका तो पता होना, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो एसएलवी हम बोल रहे थे, या फिर नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ही बोलते हैं। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला जो वाहन है, व्हीकल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। को रॉकेट बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, रॉकेट वर्ड का उपयोग करूंगा पर बार। पहली बात तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है न्यूटन की गति के नियम का, कि रॉकेट जब लॉन्च होता है तो न्यूटन की गति के कौन से नियम पर आधारित है ये बातें। तो ये है न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। क्यों है तीसरे पर? देखो यहां पर देखो, ये रॉकेट का मैं सिंपल एक डिजाइन दिखा रखी है मैंने। ऊपर का ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं पेलोड, पेलोड जहां पर अपनी सैटेलाइट वगैरह है। उसके जस्ट नीचे आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, कभी थोड़ा सा ग्रे, रेड गेयर ग्रे ये दिखाई दे रहा है। जो आपको सबसे, देखो नीचे से शुरुआत करते हैं हमेशा, नीचे सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बूस्टर कह सकते हैं, स्ट्रेप ऑन कहते हैं, स्ट्रेप ऑन।
4 होते हैं, किसी में 6 स्ट्रैप ऑन हो सकते हैं, 4 या बूस्टर कहते हैं, जो एक प्रकार से इनमें ईंधन होता है, जलता है, इसे जो शुरुआत में थ्रस्ट या धक्का लगता है उसमें मदद करते हैं रॉकेट को ऊपर उठाने में। इसमें ईंधन वगैरह होता है। और सामान्यतः सबसे नीचे नीचे का जो कॉलम होता है, स्टेज बोलते हैं स्टेज, ये स्टेज होती है स्टेज। यहां पर आपको 4 स्टेज दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 और 4। शुरुआत की जो प्रथम स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज इसे कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में सदैव और सदैव सॉलिड फ्यूल होता है, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज्यादा मतलब एनर्जी मिल सकती है, जिसके कारण शुरुआत की धक्का या थ्रस्ट जो मिलता है वो सबसे अच्छा मिले। तो शुरुआत में सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। और आजकल एक नया हो रहा है क्रायोजेनिक प्रकार का ईंधन, वो क्या होता है वो भी बात करेंगे। पहले समझो, रॉकेट है, पेलोड है, पेलोड के अलावा रॉकेट में जब भी स्टेज या चरण का नाम आए, चरण या स्टेज का अर्थ होता है उसके अंदर कितने चेंबर है जिनमें ईंधन है, जिसको फ्यूल के कारण या इंजन कह सकते हो आप। 4 प्रकार के इंजन है, यानी बीच में, या 4 प्रकार के हमने ईंधनों का उपयोग किया है। यहां पर देखिए, लिक्विड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, जहां रेड है उसे लिक्विड और जहां ग्रे है उसे सॉलिड कहा गया है। 4 दिखाई दे रहे हैं, नीचे का 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये तो पेलोड वाला पार्ट, ऊपर वाला तो प्लेस फॉर सैटेलाइट, यानी जहां सैटेलाइट होती है, ये ऊपर वाला पार्ट सैटेलाइट का है, उसके नीचे लिक्विड, फिर ठोस, फिर लिक्विड, फिर ये पूरा ठोस वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं एक रॉकेट की सामान्य सी बनावट की याद रखने, आंतरिक पूरी बनावट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कैसे काम करता है? जैसे ही शुरुआत में ईंधन जलता है, ईंधन जलने के साथ ही नीचे की ओर देखिए, ईंधन का जो धक्का लगाएगा वो नीचे की ओर लगाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया में 2 फोर्स लगती है। एक फोर्स होती है क्रिया की, क्रिया का अर्थ होता है ईंधन ने जलने के बाद जो नीचे की ओर जो एक प्रकार से फोर्स लग रही है वो है क्रिया, और बदले में जो ऊपर की ओर रॉकेट को धक्का लग रहा है वो है प्रतिक्रिया। तो रॉकेट का ऊपर जो थ्रस्ट लगता है, धक्का लगता है, यानी जो प्रणोद लगता है, वो तो होता है प्रतिक्रिया। तो रॉकेट प्रतिक्रिया के कारण ऊपर चल रही है, जबकि क्रिया नीचे की ओर लग रही है। इसके अलावा और तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बस हाँ, ये बार बार में नाम आ रहा है प्रोपल्सन, प्रोपेलेंट क्या होते हैं, प्रणोदक क्या होता है, या ईंधन हम बात कर रहे हैं। देखिए, बार बार में आपको रॉकेट में एक शब्द मिलता है प्रोपोलेंट्स या प्रोपल्सन। ये क्या चीज होती है? प्रणोदक क्या होता है? प्रणोदक का अर्थ होता है धक्का लगाने वाला या जोर देने वाला, या हम कह सकते हैं कि धक्का, जैसे गाड़ी आगे कैसे चल पा रही है, ईंधन के कारण। अब वो अकेला देखो पेट्रोल गाड़ी के ऊपर रख दो, वो चलेगी थोड़ी, उस ईंधन को जलाने के लिए भी कोई चीज चाहिए। तो ईंधन और जलाने वाली चीज, या जिसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ये दोनों चीजें मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे प्रणोदक कहते हैं, प्रोपेलेंट कहते हैं। प्रणोदक या प्रोपेलेंट का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लो मैं कहूं कि जैसे कोई यान है, उसमें एक तो है ईंधन वाला कॉलम, एक कोई चेंबर बना दिया जिसके अंदर फ्यूल है, और दूसरा एक चेंबर बना दिया जिसके अंदर कोई ऑक्सीकारक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक या ऑक्सीजन खुद भी है। अब देखो, जैसे ही ईंधन है, जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रकार के, जैसे हाइड्रोजन भी एक ईंधन की तरह काम आता है आजकल क्रायोजेनिक में, -250 डिग्री सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर, आगे बताऊंगा आपको। ईंधन और ऑक्सीडाइजर ये मिलकर एक चेंबर में आते हैं, और इस चेंबर वाले पार्ट का नाम प्रोपेलेंट कह सकते हैं या प्रणोदक कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी चीज है। ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों मिलकर जब एक प्रकार से जब एनर्जी देने लग गए, तो उसे हम, उस पार्ट को हम प्रोपेलेंट कहते हैं। ये प्रोपेलेंट कई प्रकार के होते हैं, 3 कैटेगरियों में बांट सकते हैं इनको। सबसे पहला, ठोस प्रकार के रॉकेट, लिक्विड और क्रायोजेनिक प्रकार के। ठोस का अर्थ क्या है? सॉलिड। जब भी किसी भी वाहन यानी रॉकेट में आपको एस के आगे कोई संख्या लिखी हुई मिले, इसका अर्थ उसमें सॉलिड प्रकार का ईंधन यूज किया गया है। जैसे आपको एग्जाम में आएगा तो नहीं, लेकिन STPB नाम अगर आपको मिले, फुल फॉर्म वगैरह याद नहीं रखनी आपको, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, आपके लेवल के अकॉर्डिंग बस याद रखना। STPB, HTPP सुना होगा आपने, वैसे STPB यानी हट पंजाब, या कुछ भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हो आप चाहो वैसे। STPB नाम का एक सॉलिड क्या होता है? ईंधन होता है, जो सॉलिड रॉकेट या सॉलिड जो स्टेज थी उसमें उसका उपयोग किया जाता है, ठोस रॉकेट जिसे हम कहते हैं। देखिए, शुरुआत में मैं आपको बता दूं, रॉकेट 4 प्रकार के हैं। मैंने आपको कहा था, जैसे शुरुआत में अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया था एग्यूमेंटेड, ठीक है, अपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। शुरुआत में जो 2 टाइप के लॉन्च व्हीकल्स हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ ठोस ईंधन पर आधारित थे, उस समय द्रव नहीं था। सर्वप्रथम जो द्रवित प्रकार का ईंधन या प्रोपेलेंट का उपयोग किया गया था, वो अपना था PSLV। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट कहा जाता आज तक का। इसरो का घोड़ा भी कहते हैं PSLV को, क्योंकि आज तक सबसे ज्यादा जितने भी सफलतम अपने यान छोड़े गए हैं, सैटेलाइट छोड़े गई है, वो PSLV की मदद से छोड़ी गई है। तो आप कभी भी आप कोई चंद्रयान वगैरह कहीं पर आपने, जैसे बड़े, एक बात और याद रखना, बड़े जो यान होते हैं उसमें एक और बाहुबली का उपयोग करते हैं, जो इसका भी एडवांस वर्जन है GSLV। हालांकि इससे भी ज्यादा सफलतम प्रयोग इसके माध्यम से हुए हैं, इसलिए इसे इसरो का घोड़ा कहते हैं PSLV को। PSLV आपको सभी के बारे में बताऊंगा क्या होती है रॉकेटों के प्रकार, लेकिन याद रखना, शुरुआत के जो 2 रॉकेट थे उसमें ठोस ईंधन का उपयोग होता था। सबसे पहले द्रवित प्रकार का ईंधन का उपयोग किया गया था PSLV के अंदर। तो द्रव रॉकेट
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्रायोजेनिक प्रकार का रॉकेट इंजन। क्रायोजेनिक का अर्थ क्या होता है? देखो, आपने एक नाम सुना होगा क्रायो, या ये नहीं सुना तो पायरो। जैसे पायरोमीटर होता है, सूर्य इतना ज्यादा गर्म है कि नॉर्मल अपने नॉर्मल थर्मामीटर से नहीं नाप सकते, या बहुत एडवांस से भी नहीं। एक मीटर है पायरोमीटर। पायरो का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, उच्च ताप को मापने के लिए एक मीटर होता है पायरो। उच्च उच्च ताप को ही हम कह सकते हैं पायरो। और बहुत कम ताप होता है, जैसे आपने क्रायोजेनिक प्रकार का प्रिजर्वेशन सुना होगा कि निम्न ताप पर खाने को सुरक्षित रखना, जैसे अपने फ्रीज में कम टेम्परेचर पे खाने को सही सुरक्षित रख सकते हैं, वैसे और माइनस में टेम्परेचर ले जाकर खाने को लंबे समय तक बचाने के लिए क्रायोजेनिक प्रकार का प्रिजर्वेशन होता है। ठीक उसी प्रकार का क्रायोजेनिक प्रकार का ईंधन का अर्थ क्या हुआ? इंजन का अर्थ क्या हुआ? ऐसा इंजन जिसके अंदर क्रायोजेनिक यानी बहुत ही कम ताप पर ईंधन का उपयोग किया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है इसमें। ईंधन देखो, प्रोपेलेंट का अर्थ मैंने आपको बता दिया, जिसमें ईंधन भी होता है और साथ ही साथ उसमें एक ऑक्सीकारक होता है। तो प्रश्न आ सकता है क्रायोजेनिक प्रकार के जो एक प्रकार का अपना ये इंजन है, उसमें ईंधन तो किसका उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर तो -250 डिग्री सेल्सियस तक आप याद रख लेना। और ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं लगभग 180 डिग्री सेल्सियस माइनस के अंदर। तो दोनों ही बहुत ही कम टेम्परेचर पर उपयोग कर रहे हैं, और कम ताप पर कब जब कोई चीज होती है तो नाम आता है क्रायो। तो क्रायोजेनिक में क्रायो का अर्थ है निम्न ताप रॉकेट इंजन, जो बहुत ही कम टेम्परेचर पर काम करने वाला एक ईंधन है, जो बहुत अच्छा है मान लीजिए उनकी तुलना में। जो ठोस और द्रव उनसे अच्छा है क्रायोजेनिक प्रकार का। जैसे अपने भारत में सबसे पहले बना था। जब भी आपको किसी भी रॉकेट के अंदर सिर्फ एस या उसके आगे कुछ लिखा हुआ मिले, उसके अंदर सॉलिड है, सिर्फ एल मिले तो लिक्विड है, और अगर सीई मिले, ये सीई, इसका मतलब क्रायोजेनिक प्रकार का ईंधन उपयोग किया गया, या इंजन उपयोग कर रहे हैं। अब रॉकेट के प्रकार, रॉकेट की बनावट की बात की हमने, ईंधनों की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं रॉकेट के प्रकार। 4 टाइप की रॉकेट याद रखनी है। पहली सबसे सरल प्रकार की जो सबसे पहले उपयोग की गई थी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या एसएलवी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एसएलवी, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल। शुरू में जो नाम था वैसा का वैसा नाम रख दिया। इसे प्रथम पीढ़ी की रॉकेट कहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न आ सकता है, यह आया हुआ प्रश्न है पीएसएलवी, यह प्रश्न आ गया, बताओ कि चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, वो कौन सी पीढ़ी का रॉकेट था? तो आपको पता तो ना चाहिए, पहले आप सीधा रट के चल गए जीएसएलवी पीएसएलवी, आपको ये नहीं पता कि इनकी सीक्वेंस क्या है। पहला हमेशा आएगा सबसे सरल प्रकार का एसएलवी, जिसे प्रथम पीढ़ी की रॉकेट कहते हैं। इसका उपयोग उस समय कर रहे थे जब शुरुआत हमने करी थी, लगभग 79 से 84 में। मैंने आपको बताया था ना, शुरुआत में अपने भास्कर वगैरह को छोड़ा गया था प्रथम, तो उस समय ये इस प्रकार के एसएलवी 3 वगैरह इनको लॉन्च कर रहे थे। एसएलवी 3 सफलतम प्रयास था 1980 में। इससे पहले मैंने कहा था ना आपको कि इससे पहले 79 में भी हमने प्रयास किया था, जो सफल नहीं हो पाए थे। तो याद रखना, सफलतापूर्वक प्रथम लॉन्च किया गया था एसएलवी 3 को 1980 के अंदर, और एसएलवी की शुरुआत हालांकि 79 से हो गई थी, तो 79 से 84 इसलिए लिखा गया। और श्रीहरिकोटा रेंज वही है। श्रीहरिकोटा कौन सी है? जो मैंने आपको बताया था, जहां से अपने छोड़े जा रहे थे सतीश धवन वाले, तो वो सारे सारे यहां से छोड़ा गया था। रोहिणी सीरीज जितनी भी आती है, शुरुआत में रोहिणी 1, रोहिणी 2, भास्कर 1, भास्कर 2, इनको छोड़ा गया था ना, वो एसएलवी के माध्यम से छोड़ा गया था, एसएलवी। ठीक है, शुरुआत में सबसे सरल प्रकार के रॉकेट थे ये, जो सिर्फ और सिर्फ ठोस थे, सिर्फ ठोस, यानी इनके अंदर सारे के सारे चैम्बर जो थे वो सारे के सारे सॉलिड थे। 4 स्टेज थे ये, 4 स्टेज। देखो एक बात और बताता हूं इसमें आपको, कहां गया, सफलतापूर्वक प्रथम लॉन्च किया गया था, और इसमें क्या थे, सारे के सारे सॉलिड थे। स्टेज वगैरह को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें 4 स्टेज का एक नाम था, मैं लिखा नहीं या नहीं लिखा है याद नहीं है, लेकिन ये हाँ ये लिखा हुआ 4 स्टेज। स्टेज का अर्थ क्या होता है? स्टेज मैंने आपको बताया था ना, वो जैसे सॉलिड है पहली स्टेज, ये दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज। इसमें चारों स्टेज में सिर्फ सॉलिड ईंधन का उपयोग किया जाता था, सॉलिड इंजन था एक प्रकार का इसमें। फिर दूसरा आया एएसएलवी, यानी उसका एडवांस वर्जन। एसएलवी का एडवांस या एग्यूमेंटेड बोलते हैं इसे। एग्यूमेंटेड का अर्थ होता है संवर्धित प्रकार का, उसका एडवांस वर्जन, या एक अर्थ एडवांस भी ले सकते हो। एग्यूमेंटेड स्पेस लॉन्च या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, ये सेकंड पीढ़ी के थे, यानी प्रथम पीढ़ी या सेकंड पीढ़ी आ गई। वो जहां 79 से लेकर अपने 94 तक चले थे, 94 में इसका शुरुआत हुई थी। ये 5 स्टेज वाले सिर्फ ठोस पर आधारित थे। मैंने कहा था ना, शुरुआत में जब 2 आए थे उस समय द्रव ईंधन का उपयोग नहीं किया जा रहा था। सबसे पहले द्रव ईंधन का उपयोग किया गया था पीएसएलवी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम में कई बार पूरा नाम पूछा जा चुका है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो ध्रुवीय प्रकार के क्या होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होती है। तीसरी पीढ़ी के लॉन्चिंग व्हीकल इन्हें कहते हैं। 94 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 94 से। और ये प्रथम वो एक प्रकार के हम कह सकते हैं अपने वो हैं सैटेलाइट अपने रॉकेट हैं, जिसके अंदर द्रवित प्रकार का क्या उपयोग किया गया था, ठोस के साथ साथ द्रव ईंधन का प्रथम उपयोग किसमें किया गया, पीएसएलवी में किया गया, पीएसएलवी।
PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे इसरो का घोड़ा कहते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। क्यों कहते हैं? क्योंकि भरोसेमंद है। इसने आज तक जितने भी मतलब सबसे ज्यादा सफलता में अपनी जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग हुई है वो PSLV के माध्यम से हुई है। और लास्ट है, या हम कह सकते हैं वर्तमान में जो सबसे एडवांस प्रकार के हैं, जैसे बाहुबली। बाहुबली का अर्थ होता है बहुत ताकतवर, यानी जो 36 हजार के किलोमीटर इतनी हाइट पर अगर भारी वाहनों को, सैटेलाइट का वजन बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको इनके वजन बताऊंगा सैटेलाइट के, कुछ सरल से ये ज्यादा एडवांस नहीं है। जैसे मान लीजिए साउंडिंग रॉकेट वगैरह होते हैं, फिर वो जितने भी एडवांस वगैरह सैटेलाइट होते हैं ना, या 4 प्रकार की सैटेलाइट बताई ना मैंने, इनमें कितनी क्षमताएं होती है, कितने भारी सैटेलाइट। जैसे ASLV सिर्फ 40 kg तक की सैटेलाइट को ही लेकर जा सकता था, फिर उससे एडवांस आया, फिर उससे और एडवांस है, ये सबसे एडवांस है GSLV, जो भारी भारी सैटेलाइट यानी बहुत वजन। जैसे बाहुबली है ना ताकतवर, बहुत ज्यादा वजन, बाहु में है जिसके वजन यानी बल है, तो बाहुबली सबसे ज्यादा ताकतवर है, अपने कंधों पर उठाकर 36 हजार की किलोमीटर की हाइट पर ले जाने की क्षमता रखता है GSLV। प्रथम सफल लॉन्च हुआ था 2001 में। इसकी शुरुआत 2001 से हुई थी, वो 1904 से शुरू हो गया था। और इसमें भी 4 स्टेज होती है, इसमें भी 4 स्टेज होती थी। इसमें ठोस द्रव्य के अलावा क्रायोजेनिक इंजन का भी उपयोग किया गया। पहले सिर्फ ठोस का, दूसरे में भी ठोस का, तीसरे में द्रव्य का भी, और चौथे के अंदर क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होता है? निम्न ताप वाले ईंधनों का उपयोग किया गया इसके अंदर, बाहुबली के अंदर। और आगे भविष्य के अंदर कहा जा रहा है कि पहले आजकल RSLV प्रकार के आगे आने वाले समय में रॉकेट को छोड़ा जाएगा। क्या होते हैं RSLV? देखो, रीयूजेबल। कितनी बड़ी बात है कि रॉकेट को बनाने में कितना खर्चा आता होगा, आप सोच के देखो। एक रॉकेट, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपने बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए, यानी आपको किसी व्यक्ति को यहां से मान लो दिल्ली छोड़कर आना है, और आपने कोई 5-7 करोड़ की कोई गाड़ी खरीद ली। उस गाड़ी में आपने उसको दिल्ली तक छोड़ा और दिल्ली में उसको तोड़ फोड़ कर वहीं छोड़कर आ गए कि अब मैं पैदल घर वापस चला जाऊंगा, अपने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, ये वही बात है कि जैसे हम किसी भी रॉकेट को, वर्तमान में जो भी चीजें, जितने भी यात्री, मतलब आज जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रॉकेट लॉन्चिंग हो रही है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अंतरिक्ष में एक तो कचरा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि रॉकेट छोड़ रहे हैं हम। हाँ, ये क्या होता है, वापस नीचे आकर गिर जाते हैं। एक तो क्या होता है, इनको इस प्रकार से छोड़ा जाता है कि ये कोई समुद्र वगैरह में जाके गिरे। अब अगर सोचकर देखो, अगर ऐसा कोई हमने रॉकेट बना लिया जो ऊपर भी जाए, उसको उपग्रह को वहां स्थापित भी कर दे कक्षा में और वापस भी लौट कर आ जाए, तो ऐसे रीयूजेबल प्रकार के आगे आने वाले समय में सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो रॉकेट लॉन्चिंग करने का जो एक प्रकार से पैसे लगते हैं, इतने पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा तो इसी के अंदर आता है लॉन्चिंग करने में। और असफल भी हो जाते हैं तो सबसे बड़ा दुख इसका होता है, क्योंकि कोई भी चीज काम की नहीं रहती फिर। अब हमने जो 4 कैटेगरियां पढ़ी, SLV3, क्योंकि सबसे पहले 3 से ही सफलतम रहे थे 1980 में, फिर ASLV आया, एग्यूमेंटेड, ठीक है, अपने क्या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर PSLV। ये एक्सएल का अर्थ यहां पर इसकी साइज से होता है, एक्सएल। और GSLV मार्क सेकंड और GSLV मार्क थर्ड। ये मार्क सेकंड, मार्क थर्ड इसके एक प्रकार के हम पीढ़ियां कह सकते हैं, आगे से आगे एडवांस वर्जन आ रहे हैं, बस और कुछ अलग नहीं है। सिर्फ 4 याद रखना, SLV, ASLV, PSLV और GSLV, 4 याद रख लेना। अब देखो, सबसे पहला SLV सिर्फ और सिर्फ 40 kg, कितना, 40 kg तक का ही सैटेलाइट का ये है, याद रखना। पेलोड मास का अर्थ या पेलोड कैपेसिटी बोल सकते इसे, यानी खुद का वजन नहीं है 40 kg, मत सोच लेना सिर्फ खुद 40 kg का है। इसका खुद का वेट तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अपने ऊपर जो पेलोड वाला पार्ट था जिसमें सैटेलाइट रख सकते हैं, कितने केजी तक का ये कैपेसिटी होती है सैटेलाइट को सेंड करने की, कितने भारी सैटेलाइट को ले जा सकता है, 40 kg तक की कैपेसिटी है इसकी। इसकी कैपेसिटी होती है 150 kg तक की। कौन से की? ASLV, जो एग्यूमेंटेड प्रकार का एडवांस या संवर्धित प्रकार का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 150 kg की। और उसके बाद आता है अपना PSLV, इसरो का घोड़ा, इसकी कैपेसिटी होती है 1860 kg की। 1860 kg की कैपेसिटी इनसे, और सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वो हम कह सकते हैं मार्क सेकंड की, जिसकी 4000 kg। तो सबसे भारी वाहन होते हैं या सॉरी सैटेलाइट होते हैं, उनको इस बाहुबली के माध्यम से ही प्रक्षेपित या हम कह सकते हैं स्थापित किया जाता है, जिसकी कैपेसिटी है 4, इससे भी डबल है, PSLV से डबल है। और आप देख सकते हो ये इससे कई ज्यादा गुना भारी है, 10 गुना ज्यादा, ये इससे 3 गुना, ये इससे 10 गुना, और वो कहां है, इससे 2 गुना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये सैटेलाइट्स के कुछ प्रकार है, इनकी कैपेसिटी है। अब एक बात और देखिए अब तक जितने भी मिशन अपने भारत ने किए हैं, एक बात और भी शायद थोड़ी सी मिस हो गई, वो आपको बता देता हूं कि कम से कम कम्युनिकेशनल सैटेलाइट की हम बात कर रहे थे यहां पर, एक कम से कम कितने कम्युनिकेशनल सैटेलाइट छोड़े जाएं कि पूरी पृथ्वी को कवर कर ले। कैसा प्रश्न अपने एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो वो शायद यहां पर आया नहीं, मैं आपको बता दूंगा, चलो आगे बता दूंगा। याद रखना, पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए, ये रहा इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है,
पृथ्वी के संपूर्ण कवरेज के लिए एक न्यूनतम 3 कम्युनिकेशनल संचार उपग्रह की आवश्यकता है। क्यों है, कारण बता देता हूं आपको। अभी मैंने ये डायग्राम दिखाया इस प्रकार का। पहली बात तो कम्युनिकेशनल सैटेलाइट किस प्रकार की कक्षा में स्थापित होते हैं आपको पता है, ये जीटीओ या आप कह सकते हो जीओ वाले में स्थापित होते हैं। आप एक बात देखो, जो जितना नजदीक होगा जैसे साउंडिंग रॉकेट है वो यहां पर है, वो इतना सा कवरेज ही ले पाएगा। पूरी पृथ्वी मान लो इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसमें इतना कम कवरेज ही ले पा रहा है। कोई एक रॉकेट है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, एक यहां पर लगा दिया तो इसको कवरेज इतना ही है। थोड़ा यहां पर छोड़ा तो उसका कवरेज इतना है। अब जितना दूर छोड़ोगे तो पूरी पृथ्वी को यहां तक कवर कर लेगा। एक और छोड़ दिया यहां पर तो यहां तक कवर कर लिया, और एक यहां पर छोड़ दिया तो यहां तक कवर कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि एक जो लगभग 40 से 42% के आसपास एक सैटेलाइट कवर करता है कम्युनिकेशन, पृथ्वी का लगभग 42% पार्ट ही कवर कर पाता है। इसलिए कम से कम 3 सैटेलाइट हमें ऐसे चाहिए कम्युनिकेशनल टाइप के, जो पूरी पृथ्वी को कवर कर ले। ये हाल फिलहाल सीईटी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये चलो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। बाकी तो कोई ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर, मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना। देखिए ये टॉपिक मैं फिर से कह देता हूं, थोड़ा सा है पेचीदा, क्योंकि सन आती है नई नई, ये सारा एक नया पार्ट आपके लिए। 10वीं 12वीं तक इनके बारे में बहुत कम जानकारी होती है, सिर्फ न्यूज में थोड़ी थोड़ी पता ही होता है। मुझे पता है अधिकांश लोगों को तो अब तक ये नहीं पता होगा इतने साल पहले या वीडियो देखने से पहले तक, कि सैटेलाइट और रॉकेट में अंतर है। उनको लगता है रॉकेट ही जाती है, वही सैटेलाइट है। रॉकेट सैटेलाइट में अंतर है। रॉकेट का एक सिर्फ लॉन्चिंग व्हीकल है वो, जो सैटेलाइट को छोड़कर आ रही है। अब हमने जितने भी स्पेस मिशन किए उसमें फेमस कौन कौन से हैं, स्पेस मिशन कितने प्रकार के होते हैं, क्यों छोड़ करते हैं हम, यानी सैटेलाइट को क्यों छोड़ रहे हैं पहली बात तो, या मिशन का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए चंद्रयान, प्रथम सेकंड मिशन, मंगल, एमओएम जिसे कहते हैं, ये सारे क्या है, किससे संबंधित है, कौन कौन से डेट तक पूछी गई एग्जाम में इनकी। तो मंगल या स्पेस मिशन कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः 4 प्रकार के। स्पेस मिशन मतलब अंतरिक्ष में हम जो भी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, उपग्रह छोड़ रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं, ये 4 प्रकार के मिशन होते हैं। पहला मिशन फ्लाई बाई मिशन, नाम सुनना पहले, फिर मैं आपको एक ट्रिक में सर बता दूं। नाम पहला है फ्लाई बाय, फ्लाई का अर्थ उड़ना, बाई का मतलब एक प्रकार से चार, किसी चीज चार और उड़कर वापस आ गए। यानी एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है, याद रखने के लिए, जैसे थोड़ा सा इसको अदरवाइज मत लेना। जैसे मान लो कोई लड़का है, किसी लड़की को पसंद करता है, इस कॉलोनी में उसका घर है। अब ये लड़का देखना चाहता है कि वो लड़की कब कोचिंग जाती है, कब स्कूल आती है, मतलब एक प्रकार से थोड़ा बहुत इसकी निगरानी कर रहा है वो। अब वो क्या करेगा कि पहले उसको डर भी लग रहा है कि मोहल्ले में जाऊंगा और कोई किसी को पता चल गया तो ठीक है, अपना इलाज भी हो सकता है, लॉन्च अपना व्हीकल लॉन्च कर देंगे। तो पहले क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा, 1-2 चक्कर लगाएगा और वापस अपने घर पर आ जाएगा। इसे कहते हैं फ्लाई बाय टाइप का मिशन, यानी दूर से जाकर जे करके आ जाओ क्या हो रहा है। दूसरा देखो, अब उसने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं हुई, जाकर चेक करके आ गया, लेकिन पता ही नहीं चला, दूर दूर से घर के बाहर, मतलब पता ही नहीं चला कि घर पर है बाहर है, कुछ ही जानकारी नहीं मिली ज्यादा। तो ज्यादा जानकारी फ्लाई बाय से नहीं मिली, फिर चलो आगे चल गए। फ्लाई बाय का अर्थ समझ गए होंगे आप, फ्लाई का मतलब उड़कर चारों मेर से बस ऊपर ऊपर से उड़ के देख कर आ गए, वापस आ गए अपनी जगह पर। तो ये होता है फ्लाई बाय टाइप के मिशन, जिसमें क्या होता है किसी एक ऑर्बिट के चारों ओर घूमकर वापस अपनी जानकारी लेकर वापस आ जाओ। ये इतना ही फ्लाई बाय। नेक्स्ट देखो, दूसरा प्रकार का है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिट का अर्थ क्या होता है, कक्षा, यानी वहां जाकर अब वहां चक्कर ही चक्कर काट रही है, जब तक नहीं दिखेगी तब तक मैं तो यही चक्कर लगाऊंगा कि आज तो पता ही करके जाऊंगा, कि 1-2 चक्कर लगाने से तो पता ही नहीं चला। फ्लाई बाय का होता है चारों ओर घूमकर वापस आ गए। और ऑर्बिटर का अर्थ क्या, उसकी कक्षा में उसके घर के चारों ओर ही चक्कर लगाने लग गए कि चेक ही करूंगा कब निकलती है, कितने बजे घर पर आती है, तो पूरी जानकारी लूंगा। चलो ठीक है, ले ली। आगे देखो, तीसरा है लैंडर मिशन। लैंडर का अर्थ क्या होता है, लैंड करवा दिया, यानी वहां पर ही डेरा डाल दिया, उसके घर के आगे जाकर बैठ गया। और हम कह सकते हैं कि पहले घर के चारों ओर चक्कर काट कर वापस आया, फ्लाई बाय किया। फिर दूसरी कैटेगरी में उसने वहीं चक्कर लगाना शुरू कर दिया, तो ऑर्बिटर मिशन हो गया। तीसरी बार क्या हुआ कि चक्कर लगा लगू के वापस उसके घर में जाके बैठ गया कि चलो आज तो देखूंगा कि घर में आने पर बात ही कर लूंगा, आज तो चलो इतनी जानकारी ले ली तो घर में चला ही जाता हूँ लास्ट में और जानकारी ले लेता हूँ। फिर सबसे एडवांस फिर होता है रोवर मिशन। रोवर का अर्थ क्या होता है कि घर में चला तो गया लेकिन हिम्मत नहीं हो रही जानकारी लेने की। अब क्योंकि मान लो गेट तक तो चला गया लेकिन हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाकर पूरी जानकारी लेकर आऊं, सारी चीज देख कर आऊं कैसा क्या है। तो अब सबसे अगर एडवांस लेवल तक अगर कोई चला जाता है उसे कहते हैं रोवर मिशन। रोवर का अर्थ क्या होता है कि उसके घर के अंदर जाकर चारों ओर देख लिया, कमरे में क्या है, यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है, सारी जानकारी ले ली, उसे कहते हैं रोवर मिशन। सबसे एडवांस मिशन है, सबसे खतरनाक मिशन कह सकते हैं, आप भी समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ा सा चलिए साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। फ्लाई बाय मिशन, इस प्रकार के अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष यान को किसी खगोलीय पिंड के पास से गुजारते हुए सूचना को एकत्रित कर रहे हैं बस,
यानी उसकी गली के जैसे चक्कर लगाकर सिर्फ दूर से पता लग करके आ गए। यानी हमने जैसे कोई मिशन भेज दिया, जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, नासा का एक मैसेंजर मिशन है जो बुध के चारों ओर चक्कर लगाकर सिर्फ जानकारी लेकर बता दी बुध पे क्या से संबंधित है। यानी उसके ऑर्बिट में चारों ओर अभी तक वो चक्कर नहीं लगा रहा, एक बार जानकारी ली वापस आ गई। तो उसके चारों ओर घूमकर अगर कोई जानकारी लेकर तुरंत बता दे तो वो हमारा मिशन होता है फ्लाई बाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ जाओ, तुरंत जानकारी लो और चले जाओ उड़कर वहां से। नेक्स्ट है ऑर्बिटर यानी कक्षीय मिशन। इसमें उसकी कक्षा के अंदर ही, यानी जैसे बुध या हम कह सकते हैं हमारा एक मिशन है मंगलयान मिशन, मिशन मंगल, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे कहते हैं मोम, ये फुल फॉर्म आती है एग्जाम में कई बार, एमओएम की फुल फॉर्म बताओ तो अपनी माताजी का पूरा नाम मत बताना, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता तो अच्छी बात है। एमओएम का अर्थ क्या होता है कि मिशन ऑर्बिटर अपना सॉरी मंगल का अर्थ है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान मिशन जिसे हम कहते हैं, काफी फेमस है, 2013 से संबंधित है, आपको आगे बताऊंगा अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में। और चंद्रयान प्रथम और सेकंड जो था, देखिए हालांकि देखो चंद्रयान सेकंड था, उसमें एक साथ 3 मिशन थे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसमें जैसे आपने विक्रम या फिर प्रज्ञान ये नाम सुने होंगे, रोवर का नाम क्या था, उसके अंदर लैंडर का नाम क्या था, वो मैं आपको बताऊंगा। चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान सेकंड में एक साथ 3 मिशन थे, तो वो आपको बताऊंगा कैसे। तो चंद्रयान 3 में कुछ चीजें ऐसी थी जो सिर्फ ऑर्बिट में चंद्रमा के चक्कर लगा रही थी, जो सक्सेस हुआ था, उसमें चंद्रयान पूरा सफल नहीं रहा था। चंद्रयान 2 में और प्रथम में हम कह सकते हैं ऑर्बिट चंद्रमा के चारों ओर, और मंगल के लिए हमारा मिशन जो सफल रहा था एमओएम मार्स ऑर्बिटल मिशन। उसी प्रकार लैंडर यानी जमीन पर, चंद्रमा की जमीन पर ही जाकर बैठ गए, तो उसे हम कहते हैं एक इस प्रकार के अंतरिक्ष मिशन में युक्ति या जो डिवाइस हमने भेजी है, सैटेलाइट के माध्यम से जो डिवाइस हमने भेजी है, जिसे हम आगे जाके निरीक्षण करेंगे वहां कैसी जानकारी उसकी भूमि पर। तो चंद्रमा पर जो चंद्रयान 2 जो भेजा गया, जो कैसा था, या चंद्रयान 3 भी कह सकते हैं, जिसके अंदर याद रखना कि अब यहां से एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि चंद्रयान 2 में या चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर का नाम क्या था। तो फेमस नाम है, याद रखना, लैंडर का नाम था विक्रम। तो प्रथम विक्रम साराभाई नाम था, उसके नाम पर जो भूमि यानी सबसे पहले हमारी जमीन पर स्पेस टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला योगदान जिसने दिया भूमि के ऊपर, उसी का नाम लैंडर के नाम यानी विक्रम का नाम, यानी जो लैंडर का नाम है किसके नाम पे रखा गया, विक्रम साराभाई के नाम पर। और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। रोवर क्या होता है, एक चलता फिरता रोबोट। देखो एक तो होता है सिर्फ एक ऐसी डिवाइस जो सिर्फ चंद्रमा पर जाकर बैठ के वहां पर और इधर उधर देखकर सिर्फ जानकारी दे रही है, यानी कोई कैमरा वगैरह कुछ भी ऐसा दे दिया। एक होता है रोवर का अर्थ क्या है कि एक ऐसा रोबोटिक टाइप का हमने उसमें नीचे मतलब टायर वगैरह लगा दिए, इधर उधर फिर, यानी उसकी स्पीड हालांकि बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे, यानी आप एक पूरी अपने जीवन काल में कोई 1-2 किलोमीटर चलेगा वो पूरा, लेकिन उसके कारण क्या होगा कि हमें चारों ओर इधर उधर अपने वो जितनी भी जोर घूमेगा उससे हमें उसके चारों ओर की लोकेशन की सबसे ज्यादा एडवांस जानकारी रोवर के माध्यम से पता चल सकती है। तो याद रखना इस प्रकार के अंतरिक्ष मिशन में क्या करता है, कोई रोबोटिक युक्ति होती है, रोबोट टाइप की कोई चीज होती है जिसमें हो सकता है टायर लगे हो, वो चलने फिरने वाली चीज हो, जिसमें वो गतिशील होती है और गति के माध्यम से हमें वहां की जानकारी लेकर देती है। तो मिशन 4 प्रकार के होते हैं, फ्लाई बाई, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ये 4 टाइप के मिशन। फ्लाई बाई, दूर से जानकारी लेकर आ जाओ, ऑर्बिटर वहीं चक्कर लगाने लग जाओ उसकी कक्षा में, और तीसरा हमने बताया कौन सा, अपना लैंडर, यानी वहां की जमीन पर जाके उसके घर के आगे जाकर बैठ गए, और चौथा है उसके घर के अंदर जाकर पूरी जानकारी खुद मतलब अपने पैरों से जाकर वहां से उसकी जानकारी लेकर आए। लास्ट अब देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ, तो हमने पहले भी कहा था थुम्बा के अंदर, जब वो 62 के अंदर अपना जो अपने क्या नाम उसका, थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोचक के अंदर टेलर्स TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जब 62 में बना था, उससे भारत की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो फेमस कुछ अपने वो रहे हैं मिशन रहे हैं, उसमें सबसे फेमस है चंद्रयान 1। ये डेट पूछी जा चुकी है 2008 के अंदर, जो श्रीहरिकोटा में अपना सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन है वहां से छोड़ा गया था। कौन सा, चंद्रयान प्रथम जो अपना छोड़ा गया था, और किस एक रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया था, PSLV, इसरो का घोड़ा जो है C11 जिसे कहते हैं, उसके रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया था PSLV, जिसे शुरुआत में मैंने कहा था ना PSLV काफी फेमस है, जो सबसे ज्यादा सफल रहे हैं। तो प्रथम सफलता हमें दिलाई थी एक प्रकार से सबसे फेमस चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2 ठीक है, 2008 में याद रख लेना, बस काफी सरल सा है, कुछ हार्ड नहीं। ये सन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ गई है। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया, ये आप सोचोगे कि लेटेस्ट पूछेगा 2000, अपना चंद्रयान 3 पूछ लेगा, हो सकता है पूछ ले, लेकिन 2000 अपने चंद्रयान 2 भी पूछ सकता है, 3 और 1, क्योंकि ज्यादा ही नहीं मिशन, मोस्टली मिशन तो बहुत सारे, लेकिन फेमस मिशनों में सबसे पहला मिशन याद रखना एक है 2008 में। फिर हमने मंगलयान के लिए मार्स ऑर्बिट मिशन भेजा था 2013 में, 5 नवंबर 2013 को अपने मिशन मंगलयान भेजा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष, वही है तो एक ही स्टेशन तो एक ही है। चंद्रयान 2 कब भेजा गया, तो 2019 के अंदर, 8 के 11 साल बाद हम कह सकते हैं कि लगभग 2019 के अंदर हमने क्या भेजा था, चंद्रयान 2,
और चंद्रयान 2 की सफलता में हाँ एक बात और है, लैंडर का नाम विक्रम था और वही रोवर का नाम तो अब उसमें तो मतलब वो अलग हो ही नहीं पाया था आगे तो सफल। तो हम कह सकते हैं कि इसको भेजा गया था जीएसएलवी मार्क्स 3 के द्वारा, जिसे बाहुबली कहा था ना, जो 4000 केजी का वजन भी लेकर जा सकता था, वही जीएसएलवी है, ठीक है ना। तो सबसे एडवांस प्रकार का जो था जीएसएलवी, तो चंद्रयान 2 को उसके माध्यम से भेजा गया था और उसे पीएसएलवी के माध्यम से, ये जीएसएलवी ज्यादा बाहुबली बनने की कोशिश की तो थोड़ा सा यहां पर दिक्कत हो गई थी अपनी चंद्रयान 2 में। हालांकि फिर चंद्रयान 3 आया था जो काफी फेमस, थोड़े ही समय पहले की बात है 2023 में 14 जुलाई, यानी 7 7 दूनी 14, और ठीक है 7 या 21 होता है और उसमें ये 2000 चल रहा है तो 2 जोड़ दो 23 कर दो, जैसे आप बनाना चाहो वैसे बना लेना। ये 14 जुलाई 2000, पूरी डेट याद रखना इसकी, 2023 को चंद्रयान 3 अपना सफलतापूर्वक क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसमें लैंडर का नाम था विक्रम और वही रोवर का नाम प्रज्ञान, बस ये रट लो एक प्रकार से इस चीज को, तो कोई अच्छी है बात। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा वहां से किया गया और इसको LVM-3M4, ये जीएसएलवी वाला ही प्रकार है, उसमें उसी का नाम बदल दिया गया है, कोई अलग चीज नहीं है। चंद्रमा पर देखो भेजने वाले या सफल रहने वाले हम 4 नंबर वाले जरूर हैं, यानी चंद्रमा के दक्षिणी साइड में जाने वाले तो प्रथम हम, चंद्रमा पर पहुंच गया भारत का चौथा देश बना, यानी चंद्रमा पर लैंड करने वाला, एक तो जो शुरुआत में था ना चंद्रयान प्रथम, वो तो एक प्रकार का ऑर्बिटर प्रकार का था, फिर लैंड करवाने वाला या फिर उसकी जानकारी लेने वाला चंद्रयान जो 3 था, वो भारत चौथा देश बन गया। सबसे पहला देश अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन, अमेरिका, रूस, चीन के बाद 4 नंबर पे भारत, चंद्रमा पर जाने वाला चौथा बना देश, लेकिन दक्षिणी साइड में जाने वाला प्रथम देश है भारत, यानी दक्षिणी साइड में प्रथम सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला, सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत पहला देश बन गया, ये भी याद रखना। 2023 को याद रखना एक बात और, जिस दिन 23 तारीख को यह हुआ था, 23 अगस्त 2023 को, जब ये मतलब चंद्रयान 3 इतनी सफलता रहा तो अपने जो भारत के प्रधानमंत्री है अभी वर्तमान में भी है, 23 अगस्त को इन्होंने क्या कर दिया, भारत के लिए विशेष एक अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया। तो याद रखना अंतरिक्ष दिवस कब बनाया जाता है, 23 अगस्त को बनाया जाता है। और कब से बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है 23 अगस्त 2023 से। 23 एक जैसा सा नाम है तो कोई हार्ड नहीं है, याद हो जाएगा, पिछले साल की बात है। 2023 के अंदर अगस्त के महीने में क्या हुआ था, अपने इसको लॉन्च कर दिया गया था और ये सफल रहा, इसके कारण 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया। गगनयान कार्यक्रम क्या है, तो मानव को अंतरिक्ष की सैर करवाने का कार्यक्रम है, बस इतना याद रख लो काफी आपके लिए। मानव अंतरिक्ष उड़ान एक प्रकार की, मानव अंतरिक्ष उड़ान यानी आने वाले समय में प्रयास किया जा रहा है कि इतना सस्ता काम करवा देंगे कि मानव अंतरिक्ष में जाकर खुद भी थोड़ा घूम कर आ सकता है। नेविक क्या है, नेविक देखो, नेवी आप वैसे नाम जानते होंगे, इंडियन नेवी फोर्स जो है वैसे ही नेविक का एक प्रकार से सेट, ये जीपीएस वाला ये नेविगेशनल प्रकार का विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का नेविगेशनल प्रकार का सैटेलाइट है। नेविगेशनल, नेविक का फुल फॉर्म याद रखना, भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन। नक्षत्र यानी जो अपने जो क्या नाम इसका, नक्षत्र वगैरह होते हैं अपने, क्या नाम उसका, कौन सी मंडल होते हैं वो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इससे संबंधित है नेविक अपना। या सीधा सीधी बात है, ये एक सैटेलाइट है जो नेविगेशन से संबंधित, लोकेशन से संबंधित है। स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम है। इस सिस्टम को पहले IRNSS, ये देखो कुछ एग्जाम में ऐसे पर्सन, एडवांस लेवल के पर्सन है जो आए हुए हैं, जो सीधे फैक्ट लिख दिए मैंने, आप चाहें तो इनको थोड़ा सा आंखों से निकाल सकते हैं। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का ही नाम बदल के नेविक कर दिया गया बाद में। IRNSS था, जिसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते थे, उसका नाम बदलकर नेविक कर दिया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, 1 मई, तो याद रखना 11 मई जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी एक व्यक्ति है जो भी अपने मां से जन्मा है वो सब टेक्नोलॉजी में हिस्सा लेगा, तो इस ट्रिक से याद रख लेना। ये पर्सन शायद एलडीसी में आया हुआ है, पायोनियर यानी अपने नियर क्या चीज पा गई, मिल गई, तो पाने से मिलने से याद रखना कि 10 यानी सौर मंडल में मैंने कहा था ना पहले, अब वर्तमान में 8 ग्रह है, पहले 9 ग्रह थे, तो हमें 10 भी कोई एक ऐसी चीज है जो सौर मंडल को पार करके वहां की जानकारी लेकर दे दे कि 10वें नंबर पे कौन है। तो थोड़ा ट्रिक से याद रखना, क्या मिला हमें 8-9 के आगे चलने पर, तो हमें मिला सौरमंडल के बाहर आ गए हम तो सौरमंडल के बाहर जाने वाला प्रथम एक प्रकार का उपग्रह कौन सा था, या हम कह सकते हैं कि सौरमंडल से बाहर जाने वाला कौन सा उपग्रह था, वो था पायोनियर 10। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफिस अपने 72 में इसका वो गया था, स्थापना हो गई थी, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हमने बना दिया था। जब से सारा भाई ने पद संभाला तब से इसरो क्या 11 अध्यक्ष, अब तक कितने अध्यक्ष रह चुके हैं, 11 अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, विक्रम साराभाई, पूरा नाम क्या है, डॉक्टर अंबालाल विक्रम साराभाई, ठीक है, अध्यक्ष रह चुके हैं, जनक भी रह चुके हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत के।
जिसमें अध्यक्ष के रूप में सतीश धवन, सबसे लंबे अब तक कौन रहे? सतीश धवन, 12 साल का कार्यकाल रहा इनका। जबकि विक्रम अंबालाल साराभाई का 9 वर्ष का रहा है, फिर मेमन साहब आए, उनके भी 9 वर्ष का रहा है। उसके बाद आए थे सतीश धवन, उनका रहा है 12 साल का। फिर आए थे यू आर राव, ठीक है, जहां सैटेलाइट वगैरह बनती है, उनका रहा है अपना लगभग 9 साल का, सॉरी इनका 10 साल का रहा है। 2 नंबर पे इनका सबसे ज्यादा वो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये इसरो का जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? श्री एस सोमनाथ, ये नाम याद रखना, सोमनाथ। वर्तमान में जो अध्यक्ष है सोमनाथ है। 14 जनवरी 2022 से इनका कार्यकाल है वो अब तक चल रहा है। और इससे पहले जो थे, जो चंद्रयान 2 के समय थे, जो आपने वो रोने वाली तस्वीर भी देखी होगी, उस समय कौन थे? के सिवन थे, डॉक्टर के सिवन, फेमस है। चंद्रयान 2 के समय कौन थे? तो इससे पहले यानी लास्ट समय जो 10वें अध्यक्ष रह चुके हैं वो डॉक्टर के सिवन थे। इस अभी वर्तमान में सोमनाथ है। इससे पहले जो थे उसका नाम अपने जो प्रथम थे, प्रथम का और वर्तमान का याद रख लेना काफी है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, ठीक है ना। अपना ये सारी चीजें इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। बाकी आप मेरे हिसाब से कर लोगे, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। देखिए और भी कोई अपने लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज होती है तो आप टेलीग्राम चैनल भी थोड़ा सा ज्वाइन कर सकते हैं। इजी साइंस नाम से आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। चलिए साथियों, आज अपना कंप्लीट हो गया है ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।